गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। आज संस्कृत विभाग के सहयोग से संस्कृत सभा द्वारा आयोजित जो हमारी यह पंच 10 दिवसीय समग्र संस्कृत व्याकरण राष्ट्रीय कार्यशाला है, आज इसका 11वां तकनीकी सत्र है। आज विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में एक विदुषी डॉक्टर करुणा आर्या मैम और एक विद्वान के रूप में जिनका वक्तव्य होना है डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही महोदय, दो लोग उपस्थित हैं। डॉक्टर करुणा आर्या मैम का मैं आप सभी को परिचय कराना चाहूंगा कि मैम की ख्याति एक विदुषी के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि समग्र भारतवर्ष में है, विदेशों में भी है। और मैम का सीवी जो है 22 पेज का है। यदि आज मैम के सीवी पर और उनके व्यक्तित्व के बारे में बोलना शुरू करें तो घंटों इसी में व्यतीत हो जाएंगे। प्रोफेसर आर्या मैम दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है कार्यरत है और बहुत ही विदुषी हैं और ये 3 विश्वविद्यालयों से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की हुई है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और आज का जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, इन 3 विश्वविद्यालयों से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की हुई है। वर्तमान में आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर काबिज हैं। आपका प्रोफेसरशिप ड्यू चल रहा है, आपको जुलाई में ही प्रोफेसर हो जाना था, बट ये कि अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, शीघ्र ही आप प्रोफेसर भी बने, ऐसी भगवती से प्रार्थना है। आपके न जाने कितने इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार वेमिनार सब हैं जिनको यहाँ पर बताना थोड़ा सा कठिन होगा। आपका मूलतः विषय वेद और वेद के साथ आपका व्याकरण में भी अच्छी पकड़ है। आपने बहुत सारी बस करिए, कुछ सब लोग जानते हैं यहाँ बस मैम 2 मिनट अधिक नहीं। आप के विद्यार्थी देश विदेश हर जगह पर जो है विभिन्न पदों पर कायम है, काबिज हैं। अब मैं मैम का बहुत सारा नंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सभा चल रही है, कुछ पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण वगैरह की यहाँ व्यवस्था नहीं। वाणी से ही मैं मैडम का नंदन वंदन अभिनंदन करते हुए मैडम से आग्रह करता हूँ कि आज भी अपने विषय को उपस्थापित करके हम लोगों को कृतकृत्य करें। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बिगिन योर लेक्चर। थैंक यू। धन्यवाद सर्वेश जी। इतना कुछ भी नहीं है, मैं एक छोटी सी विद्यार्थी हूँ और कुछ विचार करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जो कुछ थोड़ा बहुत गुरुजनों से कुछ अच्छा सीखा होगा उसे मैं बांटने के लिए उपस्थित हूँ और भगवती देवी इसी तरह हमें विनिमय के लिए बनाए रखें कि हमने जो सीखा है उसे हम देना सीखें और ग्रहण करना सीखें। इसी उसको शुरू करती हूँ मैं। वासुदेवाय नमः। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय दिल्ली महाविद्यालय, जो कि नेक द्वारा प्रत्यायित ग्रेड ए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC के तत्वावधान में संस्कृत विभाग के सहयोग से संस्कृत सभा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय समग्र संस्कृत व्याकरण राष्ट्रीय कार्यशाला, जो कि निरंतर कई दिनों से चल रही है। सर्वेश जी ने बताया कि 11वां दिन है, बहुत ही सुंदर समय है और 10 दिन तक आप लोग अध्ययनरत रह चुके हैं और इस अध्ययन की लगातार कड़ी को
संयुक्त करने में जिनका बहुत ही भारी योगदान है, वो इस महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य महोदय एवं उपाचार्य महोदया, उनके लिए हम आभारी हैं। मैं विशेषतः जिन्होंने मुझे इस महायज्ञ में एक आहुति लगाने का सुअवसर प्रदान किया। आशा करती हूँ निरंतर संस्कृति के विकास में और भाषा के कौशल विकास में निश्चित ही सभी का योगदान सदा ही इसी तरह बना रहेगा। और इस कार्यशाला को के सूत्रधार करें तो, और इस कार्यशाला को आगे ले चलने वाले, सारा संयोजन करने वाले डॉक्टर माधव जी, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि वो मुझे ही क्या, इतने सारे विद्वानों को जोड़ करके अपने जो लोग इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं उनको लाभान्वित कर रहे हैं, और उनसे चर्चा करने का और उनके विद्वत्ता का लाभ उठाने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसा कि कहा गया है शास्त्रों में, मैं मूलतः व्याकरण की छात्रा हूँ सर्वेश जी। वेद तो मुझे पढ़ाने को मिला और मैंने मेहनत करके पढ़ाया है। जी जी मैम, जी मैम। मैं व्याकरण की छात्रा हूँ, व्याकरण में मेरी पीएचडी है और व्याकरण पे 2 पुस्तकें भी हैं। तो कोई बात नहीं, कहा भी गया है, मैं व्याकरण पर बात ला रही हूँ क्योंकि वाक्य रचना, वाक्य चिंतन का आज मेरा कार्य है, उस पर चर्चा होगी। तो कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृतम, और किसी सुभाषितकार ने बहुत ही सुंदर कहा है, अंगीकृतम कोटि मितम च शास्त्रम नांगीकृतम व्याकरणम चयेन न शोभते तस्य मुखारविंदम सिंदूरविंदुर विधवा ललाटे। जिस प्रकार से बिना सिंदूर के, बिना बिंदी के विधवा का ललाट अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता है, डरावना लगता है, उसी प्रकार से यदि कोई भाषा बोलता है उसमें व्याकरण नहीं होता, व्याकरणात्मक अनुशासन नहीं होता, तो वह व्यक्ति भी, उसकी भाषा भी उतनी ही सुशोभित नहीं होती है, क्योंकि वाग्भूषणम भूषणम कहा गया है। और उस भाषा में यदि वाक्य रचना अच्छी नहीं होगी, क्योंकि भाषा की पहली इकाई वर्ण है और वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं, और वाक्य जो बनता है उस वाक्य को की संरचना के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से वाक्य बनता है और आचार्यों ने वाक्य के लिए क्या क्या बातें कही हैं। सर्वेश जी, क्या पीपीटी आप लोग प्रेजेंट करेंगे उधर से, या अच्छा उधर से अगर आपको असुविधा हो तो हम इधर से कर दें? हाँ, आप उधर से कर दीजिए। ठीक है, कर रहे हैं शेयर माधव जी को। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, तब तक मैं भूमिका रूप में कुछ बातें व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि वाक्य भाषा की इकाई का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और भाषा की सार्थकता वाक्य के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है, और वाक्य विज्ञान उसी शाखा का नाम है जो वाक्य की रचना, प्रकार और उपयोग के नियमों का अध्ययन कराता है। संस्कृत और हिंदी के पारंपरिक तथा आधुनिक वैयाकरणों ने वाक्य की परिभाषा, तत्व और आ रही है ना? हाँ जी आ रही है ना, स्वरूप पर गंभीर चिंतन किया है। और वाक्य की परिभाषा देते हुए आचार्यों ने कहा है कि जैसा कि पाणिनि जी कहते हैं सुप्तिंगंतम पदम, कि वाक्य वह पद समूह है जिसमें एक मुख्य धातु, क्रिया और उससे संबंधित पद, कर्ता, कर्म आदि हो। और पतंजलि के अनुसार वाक्यम नाम पदानाम समुच्चयः, अर्थात वाक्य पदों का समुच्चय है। परंतु नेक्स्ट है ना, परंतु नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। किंतु वाक्यों का अर्थात जो पतंजलि कहते हैं कि पदों का जो समुच्चय है वो वाक्य है, परंतु यह केवल शब्दों का जोड़ नहीं है, बल्कि उसका एक विशेष क्रम और उद्देश्य होता है। भर्तृहरि वाक्यपदी के रचयिता हैं और उनके अनुसार वाक्यों को स्फोट के सिद्धांत से जोड़ा है। उनके अनुसार वाक्य
एक संपूर्ण ध्वनि समूह है, स्फोट है, जो अर्थ को एक साथ प्रकट करता है। तो वैयाकरणों के दृष्टिकोण से वाक्य के तत्व की रचना में मुख्यतः निम्नलिखित तत्व होते हैं। कर्ता, जो स्वतंत्र कर्ता बताया है। और ये मैंने पीपीटी उन बच्चों के लिए भी बनाई है कि जो बीए प्रोग्राम के विशेषता यहाँ पर इस कॉलेज में बच्चे हैं, तो वो उनको भी सहायक हो। बहुत सारे सूत्रों का मैंने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है, जिससे कि आसानी से जो है बच्चे उसको ग्रहण कर सके। तो जिस पर कार्य होता है, अर्थात जो कार्य करने में स्वतंत्र होता है, वह कर्ता होता है। और कार्य को प्रकट करने वाला तत्व कर्ता कहलाता है। और कर्म जिस पर कार्य किया जाता है, क्रिया कार्य को प्रकट करता है, ठीक है, जो क्रिया के विस्तार को स्पष्ट करते हैं। पारंपरिक वैयाकरणों के अनुसार वाक्य वही होता है जिसमें क्रिया धातु अवश्य होती है। एक तिंग वाक्यम, एक है ना, इस तरह से उन्होंने कहा है। वाक्य के जो प्रकार है वो वैयाकरणों और आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुसार वाक्य को कई प्रकारों में उन्होंने बांटा है। रचना के आधार पर सरल वाक्य, जैसे कि हम कहें कि राम स्कूल जाता है। यौगिक वाक्य, जैसे राम स्कूल जाता है और श्याम घर जाता है। उच्च मिश्रित वाक्य है, जैसे जब वर्षा होती है तब सड़कें भीग जाती है। अर्थ के आधार पर विधिलिंग वाक्य, जैसे वह पढ़ रहा है। कुछ निषेध वाक्य है, जैसे वह नहीं पढ़ रहा है। हालांकि ये छोटी छोटी बातें हम सभी जानते हैं, किंतु मैं इन छोटी बातों को करते हुए आपको संस्कृत के उस कौशल को बताने का अवसर प्रदान करूंगी कि जहां पर एक ही वाक्य को किस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से हम अलग अलग तिङंतों में, सुवंतों में, सन्नंतों में, यंगलुगंतों में इस तरह से बदल सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, क्या वह पढ़ रहा है। मुख्य वाक्य तत्व कर्ता वह तत्व होता है जो कार्य करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उदाहरण, राम स्कूल जाता है। नेक्स्ट, यहाँ राम करता है क्योंकि वही कार्य कर रहा है। कर्म ऑब्जेक्ट है, वह तत्व होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यहाँ मैं बताऊंगी, पाणिनि ने इतनी अच्छी डेफिनेशन दी है कि जो है ना, कर्ता का सबसे इप्सित पदार्थ हो वह कर्म कहलाता है ना। हमें जो सबसे ज्यादा सहायक होता है वो कारण कहलाता है। जो सबसे ज्यादा क्रिया करने पर जिसके द्वारा कर्ता का जिसका अभिप्राय सिद्ध होता है वो संप्रदान कहलाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें मैंने बहुत सीधे कि सीता फल खाती है, यहाँ पर कर्म कौन है, फल है, क्योंकि सीता को फल अच्छा लग रहा है। तो क्रिया यह वाक्य का केंद्रीय अंग है जो कार्य या अवस्था को दर्शाती है। जैसे बच्चा सो रहा है ना, यहाँ सोना क्या है, क्रिया है। वैसे क्रियाया निर्वर्तकम कारकम हमारे संस्कृत में कहा ही गया है, जो क्रिया को बनाता है वही कारक कहलाता है। और इस पे बड़ी चर्चा है, बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, मतलब बिंदु शेखर है ना। मैंने उन सब की किसी की भी चर्चा नहीं की है, केवल बहुत सरल सरल बातों को यहाँ पर रखा है। करण, जिस साधन से क्रिया की जाती है वह करण कारक कहलाता है। जैसा कि कहते हैं आचार्य पाणिनि कि साधकतमं करणम, जो क्रिया का सबसे अधिक है ना, क्रिया करने में जो कर्ता का सबसे अधिक सहायक हो वह करण होता है। तो सबसे अधिक जो सहायक होगा वह करण होता है। फिर संप्रदान है, तो ये बिना विभक्तियों के वाक्य नहीं बन सकते, है ना। जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, अपदम न प्रयुंजीत, है ना, कि बिना आप विभक्ति के बिना किसी उसमें सुबंत के, है ना, वो पद नहीं कहलाएंगे। क्योंकि सुप्तिगंतम
पदम, ऐसा कहा है पाणिनि ने। ठीक है, ये मेरी पीपीटी में नहीं दिख रहा होगा, पर ये मुझे क्योंकि पता है और संस्कृत के लोग जुड़े हुए हैं, और पीपीटी मैंने बहुत ही सरल बनाई है क्योंकि बच्चों के लिए, जो कि प्रोग्रामिंग के बच्चे पढ़ रहे हों या अन्य सब्जेक्ट के भी बच्चे पढ़ते हैं जी में या अन्य अन्य तरह से, उनको भी विभक्तियां समझ में आए। तो उस तरह से मैंने और ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि संप्रदान के द्वारा वाक्य किस तरह बनता है, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। और और यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहिए कि जिसके लिए कार्य किया जाए और जिससे उसका अभिप्राय सिद्ध हो, वह संप्रदान कहलाता है। ठीक है, क्योंकि माँ ने बच्चे को दूध दिया, दूध पीकर के कौन हृष्ट पुष्ट होगा, कौन किसकी उम्र बढ़ रही है, शिशु की। तो शिशु का अभिप्राय यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, इसलिए शिशु है ना, शिशु को दिया, शिशु संप्रदान कारक कहलाएगा। बच्चा जो है यहाँ पर माँ करता है, बच्चा जो है संप्रदान है, और दूध क्या है, कर्म है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। जहां से कोई चीज हटती है ना, बहुत ही आसान वाक्य है, वह अपादान कहलाता है, जिसके लिए पाणिनि ने ध्रुवोपाये पादानम का प्रयोग किया है। मैं यथाशीघ्र इनको कहते हुए, क्योंकि माधव जी ने कहा था कि विभक्तियों की बात हो चुकी है, कृदंतों पर भी चर्चा हो चुकी है, आपको वाक्यों पर ही चर्चा करनी है कि वाक्य कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं। तो ये थोड़ी सी विभक्तियों की चर्चा करते हुए मैं आगे वाक्यों के बदलने पर जोर दूंगी कि किस तरह से वाक्य बनते हैं। तो ये अपादान हुआ जब कहीं से कोई ध्रुव होता है, अटल चीज है, उससे कुछ अलग हो रहा हो, है ना। जैसे विश्वविद्यालय से बच्चे आ रहे हैं, यहाँ मैंने उदाहरण दिया है कि जहां से कोई चीज हटती है उसको अपादान, वह अपादान कहलाता है। वह घर से निकला, घर उसका स्थित है ना, घर क्या है, स्थित है, और स्थित पदार्थ से, अटल पदार्थ से वह अलग हो रहा है। तो जहां से अलग हो रहा है वह क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, अर्थात ये अपादान कारक का वाक्य कहलाएगा। इसी तरह अधिकरण का वाक्य देखेंगे तो जहां पर क्रिया होती है ना, जिस पर होती है, जो उसका आधार होता है ना, जिसमें होती है, विषय सप्तमी, है ना। आपकी 3 प्रकार की सप्तमियां हैं, आप जानते हैं। तो वो जहां पर क्रिया होती है वह अधिकरण कहलाता है। तो बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, तो बिस्तर क्या है, उसका आधार है ना। यज्ञदत्त आसन पर बैठा है, तो यज्ञदत्त का आधार क्या है, आसन है। तो आसन में जो है आसन, ये वाक्य कैसा हुआ, अधिकरण का वाक्य है। ठीक है, बच्चा इस तरह के सभी तत्वों के संयोजन से ही एक वाक्य पूर्ण और अर्थ पूर्ण बन जाता है। वह वाक्य, वाक्यों के प्रकारों पर विस्तृत प्रकाश अगली स्लाइड्स में मैं इससे अगली से अगली में है, इससे अगली, है ना। रचना के आधार पर, इससे भी अगली कर दीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, जैसे सरल वाक्य जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र क्रिया होती है, वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम पुस्तक पढ़ता है ना। और यौगिक वाक्य है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य खंड होते हैं और वे संयोजक होते हैं, जैसे किंतु अथवा परंतु, जहां पर लगा होता है वो जो है यौगिक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, वह स्कूल गया और किताबें खरीदी, तो ये क्या हुआ, जुड़ा हुआ वाक्य है। एक वाक्य हुआ स्कूल गया और दूसरा वाक्य हुआ उसने किताबें खरीदी। मिश्रित वाक्य, जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक या अधिक आश्रित वाक्य जिसमें हो, वो मिश्रित वाक्य है। जब वर्षा होती है तब किसान प्रसन्न होते हैं,
जब वर्षा होती है तब किसान जो है वह प्रसन्न होते हैं। जब बच्चे का पेट भर जाता है तब वह प्रसन्न होता है। तो इस तरह से जो मिश्रित वाक्य है, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, इस तरह के वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब हम एक प्रकार देखेंगे कि किस प्रकार से अर्थ के आधार पर बदल जाते हैं वाक्य, जो कि किसी कार्य के होने की पुष्टि करता है। जैसे वह गाना गा रही है, तो ये क्या है, ये पुष्टि कर रहा है कि वह गाना गा रही है इस अर्थ से, है ना। तो ये क्या हुआ, विधिवाचक वाक्य हुआ। इसी प्रकार से निषेधवाचक वाक्य होगा जिसमें कार्य के न होने की बात कही जाए। उदाहरण, वह गाना नहीं गा रही है। यहाँ पर हमने एक कार्य बताया है कि वो नहीं गा रही, एक बार बताया कि गा रही है, एक बार मतलब एक बार विधि हो रही है, एक बार विधि नहीं हो रही है। आगे है प्रश्नवाचक वाक्य, जो किसी बात को पूछने के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण, क्या तुम स्कूल गए थे, है ना। और आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आदेश, विनती, परामर्श या सुझाव दिया जाए। उदाहरण के लिए जैसे आदेश दिया जाता है, इन्हीं को आप लकारों से भी जोड़ेंगे, आगे मैंने संयोजन किया है ना। तो आदेश दिया, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम चुप रहो, इस तरह के आदेश। और वाक्यों के तत्वों पर विस्तृत प्रकाश डालने के लिए पूर्ण अर्थ देने वाली जो इकाई है, जो कई शब्दों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट कर दीजिए। इन शब्दों का संयोजन और उनके बीच का संबंध ही वाक्य विज्ञान का विषय है। तो वाक्य के मूल तत्व के आधार होते हैं जिनसे मिलकर वाक्य का निर्माण होता है ना। तो उसमें आशावाचक वाक्य है, जैसे जिसमें किसी इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिए, भगवान तुम्हें दीर्घायु करें। तो यहाँ पर जो एक आशावाचक है, क्योंकि कोई स्वस्थ है फिर भी हम उसको कह रहे हैं कभी कोई वह निरोग मतलब कोई उसको दुख ना सताए, वो निरोगी रहे। तो हम क्या कह रहे हैं, उसको बड़ा कोई बुजुर्ग है वो आशीर्वाद दे रहा है, भगवान तुम्हें दीर्घायु दे। इसी में निष्कर्ष वाक्य के तत्व पर तत्व और प्रकार दोनों ही वाक्य विज्ञान के मूल स्तंभ होते हैं। और इनका जो गहन अध्ययन भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। वैयाकरणों ने इन विषयों पर सूक्ष्म और विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिससे भाषा का सौंदर्य, संरचना दोनों समझ में आते हैं। देखिए आप और इस चीज पर केवल ये तो बहुत हल्का, बहुत थोता सी बातें हैं। इस पर यदि हम भट्टर्य का वाक्य विज्ञान पढ़ेंगे, कुछ इसमें इस प्रकार के श्रोता भी होंगे जो कि निश्चित ही संस्कृत अच्छी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे पता है विद्वानों की सभा है, तो मैंने किसी भी गूढ़ तत्व को यहाँ पर नहीं लिया है, इसलिए मुझे उन चीजों से क्षमा ही करेंगे, क्योंकि इस पर वाक्य विज्ञान पर भी हमारी कार्यशाला हुई थी, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और एक 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 मतलब वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, पद क्या है, पद संघात क्या है, स्फोट क्या है, ध्वनि क्या है, इस पर बहुत बृहद चर्चाएं भी हो सकती हैं। पर निवेदन ये था कि सरल रखिएगा, इसलिए मैंने सरलीकरण के कारण यहाँ सूत्र भी बहुत उद्धरण नहीं किए हैं, बहुत क्या किए ही नहीं है। मुख्य वाक्य तत्व कर्ता, यह वह तत्व होता है जो कार्य करता है या जिसके बारे में कुछ उदाहरण जो है दिए जाते हैं, है ना। जैसे बच्चा सो रहा है, सो रहा है, ये क्रिया कही जाती है ना। राम स्कूल जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। करण दोबारा आ गया क्या, नहीं। तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। जैसे वाक्य को उसकी रचना के आधार पर और उसके प्रयोग के आधार पर कई भागों में बांटा गया, है ना। जैसा कि आपने देखा, अभी बात हुई रचना के आधार पर सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य, है ना। इससे भी आगे कर दीजिए स्लाइड्स को। तीसरी कृदंत का जो प्रयोग है वहां पर ला दीजिए प्लीज।
मैं शायद रिपीट हो गई है एक दो स्लाइड भूल से। ये है 10वीं। दो 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 आगे बढ़ा दीजिए प्लीज। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि कृदंत का जब प्रयोग करते हैं तो कृदंत रूपों के प्रकार और उदाहरण आप जानते ही हैं। कृत प्रत्यय कृदंत रूप से संज्ञा विशेषण आदि बनते हैं जो कि किसी क्रिया से संबंधित होते हैं, है ना। जैसे तुमुन है, क्ता है, क्तावतु है, क्षत्रि है, शानच है ना। तो यहाँ पर जैसे पठितुम गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है, तो यहाँ क्या है, के लिए अर्थ में, तुम उनके अर्थ में यहाँ पर ये वाक्य है। ठीक है ना, तो ये कृदंत वाक्य है, कृत को कहने वाले वाक्य है। ठीक है, इसी तरह कृतांत, तो आप ये भी कह सकते हैं तुमुन अर्थ के लिए ये वाक्य है, और क्ता को कहने वाले ये वाक्य है। माधव जी आगे बढ़ा दीजिए, या सर्वेश जी स्लाइड को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो तुमुन करने के लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर और इससे भी आगे एक एक दो और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कता, कता का अर्थ क्या होता है, ता किस अर्थ में होता है, वह निष्ठा अर्थ में होता है, जो हो चुका भूतकाल में होता है। इससे भी आगे, ठीक है। तो जैसे कि उसने पत्र लिखा, है ना, तो सह पत्रम अलिखत। ठीक है, ऐसा बोलना हो उसकी जगह हम क्या क्या बोल सकते हैं, है ना, उसने पत्र लिखा, तेन पत्रम लिखितम, या सह पत्रम लिखितवान, ऐसा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। छात्र पढ़ चुका, है ना, तो सह पठितवान, ऐसा हम प्रयोग करते ही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्षत्रि है, शानच है ना। इन इन क्षत्रि और शानच, इनके सबके अर्थ हैं क्षत्रि प्रत्ययांत वाक्य, है ना। इन सब अर्थों से बंधा हुआ वाक्य होता है। वही एक सह पठति, यह क्रिया है, और मैं आगे दिखाऊंगी कि एक ही वाक्य किस प्रकार से आपके अलग अलग लकारों में, अलग अलग कालों में, अलग अलग से किस प्रकार से बदलता जाता है। तो ये वाक्य है, क्योंकि जो है पठन बालक, है ना, पढ़ता हुआ बालक। आगे बढ़ा दीजिए, इससे भी आगे है, 10वीं स्लाइड है। ठीक है, तो मुख्य कृदंत, उसके प्रकार एवं मैंने ये कृदंत प्रत्यय अर्थ और उदाहरण दिए हैं, है ना, उसको देखेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कृदंत के अर्थ हैं उनको बताने के लिए आप कई प्रकार के, यदि अपना संस्कृत का अनुवाद में अच्छा करना है तो उसके लिए हम संस्कृत शिक्षण सरणी है उसका उपयोग कर सकते हैं। वहां पर आचार्य राम शास्त्री ने बहुत ही अच्छी प्रकार से, कई प्रकार से उन्होंने एक एक कृदंतों को लेकर के किस प्रकार से उनसे वाक्य परिवर्तित होते हैं, है ना। उपशयिता, समीप सोया गया, समीप को सो चुका, है ना। इस प्रकार का जो मतलब एक बारीकी से जो अर्थ परिवर्तित होते हैं। यहाँ तो मैंने छोटे छोटे अर्थ ही पीपीटी में बनाए हैं, क्योंकि समयावधि कम होने के कारण और कुछ चीजें कुछ अस्वस्थता होने के कारण भी, पर फिर भी मेरी पूरी जो है परिश्रम हुआ है कि कुछ अच्छा देने की कोशिश करें। आगे बढ़ा दीजिए प्लीज स्लाइड को। कोई है माधव जी? जी मैम, जी मैम। हाँ, इससे भी आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तुमुन के अर्थ के लिए देखिए मैंने यहाँ कई सारे प्रयोग बताए। इससे अगली वाली, हाँ सर्वेश जी, धन्यवाद सर्वेश जी, थोड़ा सा मेरे साथ ही रहिएगा।
या तो मैं अपनी तरफ से इसको करती। नहीं नहीं, हो रहा है हाँ मैडम। हाँ हाँ, थोड़ा सा, है ना। तो आगे ये देखिए सारे उदाहरण बताए हैं मैंने कि किस प्रकार से तुमुन करने के लिए अर्थ में है। तो सह विद्यालयम पठितुम गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। किसी भी धातु में, धातु मूल धातु में यदि तुम लगाएंगे तो वो के लिए, अर्थ के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे तर, त्रि धातु है, त्रि से तरितुम, हस से हसितुम, है ना, और पठ से पठितुम, लिखितुम, गणतुम। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, थोड़े से अभ्यास से हमें संस्कृत के वाक्य निर्माण करने आ जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए कता का दिया है, इससे अगला बढ़ा दीजिए। इसमें सारे दिए हुए हैं उदाहरण मैंने। कता का धातु लिख है जैसे, तो वाक्य एषः लिखितः पत्रः अस्ति, यह लिखा हुआ पत्र है। ठीक है। तो मैं पढ़ चुका हूं, तो क्षत्रि करने वाला, रहा है ऐसा अर्थ होता है ना। वह कर रहा है ऐसा अर्थ होता है। हाँ, वेरी गुड। तो मैं पढ़ चुका हूं, और क्षत्रिय का क्या अर्थ होता है, करने वाला या रहा है ना। जैसे धातु क्या है, गम है, गम का क्या अर्थ है, जाना। लेकिन जब उसमें क्षत्रिय लगा देंगे तो क्या अर्थ होगा, जा रहा है ना। गच्छन छात्र, जाता हुआ छात्र, है ना। जाती हुई बालक बालिका, इसमें तीनों लिंग भी बदल जाते हैं, वो मैंने नहीं दिया। बहुत ज्यादा मेरी स्लाइड्स हो रही थी, क्योंकि ये वाक्य की बात है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है ना। तो उसके लिए जो है ये सारा बहुत ज्यादा हो रहा था कि कहाँ से छोटा किया जाए, कितना छोटा किया जाए, तो ये सोचते हुए ठीक है ठीक है, अभी आगे मत बढ़ाइए। अब हाँ हाँ, बस बस बस। ठीक है मैम, ठीक है, इसी पर रहना मैम अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हाँ जी 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 जी। और मुझे कब तक बोलना है वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरी बहुत स्लाइड्स हैं, आपने देखी होंगी, तो आगे भी मुझे बात करनी है। ये मेरी छोटी छोटी बातें थी, आगे थोड़ी बड़ी बातें भी। अभी अभी मैम आपके पास है 20 मिनट। ठीक है, थैंक यू। तो धातु गम, जाना, है ना। तो गम माने जाना होता है। गच्छत, गच्छति जानते हैं, संस्कृत के छात्र तो जानते ही होंगे, अन्य जो जुड़े हुए हैं वो भी जानेंगे। तो गच्छन छात्र पुस्तकम धत्ते, धत्ते माने धारण करता है। तो जा रहा छात्र पुस्तक लेता है, अर्थात पुस्तक को लेकर के छात्र जा रहा है, ऐसा बोलना है। तो कितनी सुंदर वाक्य है ना, बहुत ही सुंदर वाक्य। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ जी मैम, आ रही है, आ रही है। जी मैडम, आ रही आ रही। हाँ, थैंक यू। गच्छन छात्रः पुस्तकम धत्ते। ठीक है। और इसी तरह से शानच प्रत्यय है, उसका भी अर्थ रहा है, रही है, यही होता है ना। और तो इसमें धातु क्या है, जैसे खाद है तो खाद मान, इसमें शानच प्रत्यय में का आन बचता है, और आन के साथ उसमें मुख आगम करके और इसको बना दिया जाता है। ठीक है। तो खादमानः बालकः अस्ति, खाता हुआ बालक है। सारांश रूप में हल्का, है ना। सारांश रूप में हम इसको अगली तालिका के रूप में देखेंगे। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किस तरह से, अब यही वाक्य कर्मवाच्य में भी परिवर्तित हो जाएंगे, आप देखेंगे तो, है ना। तो अगली स्लाइड दिखाएंगे। जैसे कर्मवाच्य में कृदंत रूप सामान्य, जैसे रामः फलम खादति, तो क्या बन जाएगा कर्मवाच्य में, रामेण फलम खाद्यते, है ना। इस तरह का रूप बन जाएगा। और खादितुम इच्छति या खादितवान इत्यादि प्रयोगों के साथ आप देखेंगे कि ये बहुत ही सुंदर जो है वाक्य निर्माण हो जाते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति होती है, और
प्रथमा होती है, ठीक है ना। और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है। ध्यान रखिएगा, वाक्य निर्माण करते समय क्रिया का बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है। क्रिया ही कारकों को बनाती है, ठीक है। तो जब क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा क्रिया कही जाएगी, है ना, तो क्या होगा, कर्म वाच्य होगा। क्योंकि यहाँ वाच्य का जो अर्थ है वो क्या है, कहना, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्ता को कहने वाले वाक्य। कर्म वाच्य, कर्म को कहने वाले वाक्य, ठीक है। तो जो कर्तृवाच्य वाक्य होते हैं उसमें कर्ता विभक्ति प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। उसी तरह से कर्मवाच्य में कर्म वाक्य का कर्ता बनता है, ठीक है। और वह प्रथमा में होता है और पूर्व कर्ता अब तृतीया विभक्ति में हो जाएगा। तो कर्मवाच्य रूप में होगी और क्रिया किसमें होगी, कर्मवाच्य में होगी। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके उदाहरण कुछ दिए हैं मैंने। जैसे कर्तृवाच्य का उदाहरण है, वाक्य है रामः, वाक्य है रामः फलम खादति, राम फल खाता है। और यही कर्मवाच्य का रूप है, फलम रामेण खाद्यते, ठीक है। तो यहाँ जो जो कर्ता था उसमें क्या हो गया, कर्मवाच्य में तृतीया हो गई और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार आई है, इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, कर्मवाच्य के अनुसार कर्मवाच्य के का जो है लकार आता है, कर्मवाच्य में यक हो जाता है, सार्वधातु की यक से, ठीक है। और आत्मने पद हो जाता है तो खाद्यते ऐसा हो जाता है ना। इसी प्रकार से कर्तृवाच्य का उदाहरण है सीता पुस्तकम पठति, ठीक है। उसको हम कर्मवाच्य में जब कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सीतया पुस्तकम पठ्यते, पुस्तक सीता द्वारा पढ़ी जाती है, इस तरह का अर्थ हो जाता है, इस तरह का वाक्य निर्माण होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से भूतकाल की जो क्रिया जो होगी, कर्तृवाच्य होगा, बालकः लिखाम अलिखत, है ना, बालक ने पत्र लिखा, यहाँ लेख होना चाहिए, सॉरी, है ना, लेखम अलिखत। तो कर्मवाच्य में क्या होगा, बालक ने लेख लिखा, तो बालक द्वारा, तो बालकेन लेखम अलिखत, लेखम जो है कर्मवाच्य में जब होगा तो अलिख्यत ऐसा बनेगा, है ना, क्योंकि कर्मवाच्य के अनुसार उसके रूप चलेंगे। तो संस्कृत में वाच्यों के अनुसार वाक्य परिवर्तन हो जाते हैं, भाववाच्य के अलग वाक्य होते हैं। शायद मैंने वहां पर इसको बहुत यहाँ शायद नहीं दर्शा पाई हूँ, इसलिए क्षमा चाहती हूँ, छूट गया है, ठीक है। तो इसको हम छोटी सी तारिका के रूप में यदि देखेंगे, हाँ यही है, संस्कृत वाक्य जैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कृदंत रूप सामान्य है ना। कृदंत रूप में तुमुन के लिए जैसे, है ना, इनको ये भी परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे फलम रामेण खाद्यते, ये है ही, पुस्तकम सीतया लिख्यते, है ना, लिखितम पुस्तकम, है ना। कर्तृवाच्य में रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। और कर्मवाच्य में रूप होगा पुस्तकम रामेण पठ्यते। इसी तरह कृदंत रूप में, है ना, तुमुन में रामः पुस्तकम पठितुम इच्छति, ठीक है। कतवतु में किस तरह से बनेंगे, ठीक है। ये सारा मैंने एक ये चार्ट दे दिया है। जैसे क्षत्रि में जो है आपका होगा रामः पाठशालायाम अस्ति, रामः पठन पाठशालायाम अस्ति, मतलब राम पढ़ता हुआ पाठशाला में विद्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पर
कृदंत को भी कह रहा है वाक्य, और साथ में अधिकरण का भी अर्थ कह रहा है। ये ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि जब कृदंत को कह रहा होगा तो विभक्तियां नहीं आएंगी। कृदंत को कहते समय भी विभक्तियों का पूर्ण प्रयोग होता है ना। इसी तरह तद्धितांतों को भी कहते हुए विभक्तियों का पूर्ण प्रयोग होता है। बल्कि ये वाक्य को सजाने के लिए आते हैं, भाषा को कि सर्जन के लिए होते हैं। जितने भी ये सिफिक्स हैं, हमारे प्रत्यय हैं, वो हमारे किस लिए आते हैं? वाक्य के विज्ञान को विस्तृत करने के लिए आते हैं, है ना। आपके लिए अभ्यास वाक्य है, जैसे वाक्य सीता जलम पिबती, सीता पानी पीती है। गुरु शिष्यम शिक्षयति, ठीक है। इसलिए इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं मैंने। बालकः फलम खादति, माता भोजनम रचयति। इनके कर्मवाच्य में परिवर्तित करके देखिएगा घर पर, है ना। तो अब जैसा कि कहा एक तिंग वाक्यम, है ना, तो तिङंत वाक्य और उसका भिन्न लकारों में प्रयोग, इस ओर दृष्टिपात करेंगे। तो तिङंत क्रिया के लकार है ना। तिङंत जब कहते हैं तो क्या है, दशों लकार हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा कि हम कालों के अनुसार उनका रूप चलाते हैं और कालों के अनुसार उनमें हमारे वैसे वैसे वाक्य परिवर्तित होते जाते हैं। वर्तमान काल के अलग लकार हैं, भविष्य के अलग लकार है ना, और भूतकाल के अलग लकार हैं, परोक्ष भूतकाल के अलग लकार हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि उतने ही प्रकार के वाक्य भी विन्यास बढ़ता जाता है, ठीक है। तो तिङंत क्रिया के लकार रूप जैसे गम, है ना, गच्छति, गच्छति, गमिष्यति, अगच्छत, गतवान, है ना, वैसे वैसे ही जो है बनते जाते हैं। जैसे लकार में वाक्यार्थ, है ना, इसका क्या होगा? वर्तमान काल, है ना। लट लकार का क्या वाक्यार्थ होगा? इसी को देखिए, हमारे यहाँ विधा इतनी ही नहीं है, इसी से वैयाकरण केवल इतना कहता है, बालका गच्छति कर्तृवाच्य बनाता है, कर्मवाच्य बनाता है, सन्नंत बनाता है, यगंत बनाता है, यंग लुगंत बनाता है, उसी का, है ना। इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन वहीं पर हमारे यहाँ पर नव्य न्याय की भी व्यवस्था है। इंगित कर रही हूं मात्र, वहां पर इसको शब्द बोध के द्वारा बताया जाता है कि किस प्रकार से वर्तमान काल की यह क्रिया किस अर्थ को द्योतित कर रही है। पूरा वहां पर पूरा वो लोग तर्क के साथ उसको न्याय संगत पूरा बताते हैं, ठीक है। वो भी पढ़ने के लिए है। भूतकाल बालकः अगच्छत, बालक गया, ठीक है, लंग में बनता है। और लिट का है भविष्य काल, बालकः गमिष्यति, और ना, तो ये भविष्य अर्थ है। भविष्य का अर्थ हिंदी में गागेगी के अनुसार हम लोग पता करते हैं, और भूतकाल का अर्थ हम गया, सोया, खाया, इसके अनुसार हम पता करते हैं। कुछ आदेशात्मक वाक्य होते हैं, वो लोट लकार के द्वारा पता करते हैं, है ना। संभावनात्मक वाक्य होते हैं, आज्ञा कारक वाक्य होते हैं, वो हम विधि लिंग के अनुसार, है ना, उनका संज्ञान करते हैं। कुछ आशीर्लिंग के वाक्य होते हैं, उनको हम है ना, मतलब आशीर्वाद देने अर्थ में होते हैं। तो ये अर्थ ही है, इन अर्थों के द्वारा ही हम तत्त वाक्यों की रचना करते हैं। हमें और सबसे बड़ी बात है, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, विवक्षा से विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। विवक्षा से आप जो है कृदर्थ का प्रयोग करते हो, सुबर्थ का प्रयोग करते हो, तिङर्थ का प्रयोग करते हो, है ना। विवक्षा से वक्ता की इच्छा होती है कि वो सन्नंत में प्रयोग करना चाहता है, या उसी बात को वो किस तरह से प्रयोग करना चाह रहा है। तो क्योंकि भाषा है और हम अनुशासन सीख रहे हैं, ये भाषा का अनुशासन है कि हम वाक्यों को किस प्रकार से अनुशासित कर सकते हैं। और निरानुशासन होकर के तो किस किस प्रकार के वाक्य होते हैं आप सभी जानते हैं।
तो नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। जैसे सन्नंत रूप है ना, गम का, तो जिगमिषति बनता है। यहाँ पर भावार्थ में विनय, इच्छा, कोमलता, है ना, जाना, जा रहा है। पठितुम इच्छा, पढ़ने की इच्छा हो रही है ना, ऐसा कह रहा है। तो क्या करेंगे, पठितुम जिगमिषा, ठीक है, ऐसा अर्थ करेंगे, पढ़ने की इच्छा रखता है, ठीक है। तो पिपठिषा, पिपठिषति, खाने की, खाना चाहता है ना, खाने की इच्छा रखता है। चिखादिशति, ठहरना चाहता है। तिष्ठासति, इस तरह से अनगिनत प्रयोग हैं, वाक्य हैं, है ना, जो कि धातुएं हैं, जिनके अनुसार हम सन्नंत रूप बनाते हैं, सन्नंत वाक्य बनाते हैं, भावार्थ में वाक्यों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यंगंत रूप है, बार बार होने वाली क्रिया को जो है उसमें यंग हो जाता है। मैंने सूत्रों का प्रयोग नहीं किया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने केवल और केवल आपको वो चार्ट दे रही हूँ सरल रूप में, उनका अर्थ करके। जो सूत्र हैं, सूत्रों के अर्थ भी पूरी तरह से नहीं बताए हैं, नहीं तो यंग जिससे होता है ना, कर्म व्यतिहार अर्थ में होता है। मैं ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ, पर मैंने जानबूझ के यहाँ पर सरलीकरण के कारण मैंने ये बार बार होने वाले, पुनः पुनः करने वाले में यंग यंगंत होता है, अर्थात यंगंत वाक्य बनते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। बार बार क्या, जैसे कह रहे हैं कि जाने की बार बार इच्छा करता है ना, जगम्यते, है ना, जगच्छति, बार बार जाना चाहता है। बालक बार बार आ जाता है, बालक आजगम्यते, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बार बार खाता है ना, चिखाद्यते, इस तरह से बन जाएगा। तो बहुत सारे इसके जो है रूप हैं, जैसे आया पठ से पिपठ्यते, बार बार पढ़ता है। कोई चीज अच्छी लग रही है, नोबेल है, या फिर और गीता है, या स्तुति है, पाठ है, उसको बार बार पढ़ता है, तो पिपठ्यते। देखिए ना कितना सुरम्य भी लगता है ना। जे जिज्ञते, गो, है ना, पापी, है ना, पिबती का पापीयते, इस तरह से बनता है। बहुत जब अब प्रयोग में नहीं रह गई है ना, जब प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इनका यंगंत वाक्य बनते हैं, है ना। नृत्य से नृत्यते, बार बार नाचता है। इसी तरह से लुक हो जाता है इन्हीं का, मतलब लुगंत रूप भी बनते हैं। लुक प्रत्यय कृदंत में प्रयुक्त होता है, विशेष रूप से संज्ञा विशेषण के लिए होता है। गतः, गतम, गता, गमन किया हुआ, है ना। उदाहरण वाक्य जैसे गतः बालकः विद्यालयम न आगतः, है ना, गया हुआ वाक्य विद्यालय नहीं आया। तो गतम मार्गम पश्यति, वह गया हुआ मार्ग देखता है ना। आप इसको और भी देख सकते हैं लकारों के अनुसार। जैसे मैंने यज्ञ दत्त को लिया है, यज्ञ दत्त वेदम पठति, यज्ञ दत्त वैयाकरणों को प्रिय है, मैंने भी उन्हीं का सहारा लिया है। नाम में भी बहुत अच्छा है कि यज्ञ दत्त, है ना। तो लट लकार में यज्ञ दत्त वेदम पठति, है ना। लंग में यज्ञ दत्त वेदम अपठत, ऑलरेट है यज्ञ दत्त वेदम पठिष्यति। इन्हीं का कर्मवाच्य भी बन सकता है, ठीक है। तो अभी ये मैंने पूरे लिट लकार में यज्ञ दत्त वेदम जगौ, तो एक अलग उदाहरण थोड़ा सा लिया है, जिससे कि नेक्स्ट कर देंगे, है ना। तो किस प्रकार से फिर वाच्य परिवर्तन होता है इससे आगे, ठीक है। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य जैसे
यज्ञदत्तः वेदम पठति। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कर्तृवाच्य है, सब्जेक्ट इसका क्या है, ठीक है, इस वाक्य का। और कर्मवाच्य वाला वाक्य है तो उसमें क्या हो रहा है, वेदः यज्ञदत्तेन पठ्यते, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, वेद हो जा रहा है, वेद यहाँ पर कर्ता हो जा रहा है। ठीक है, तो वेद में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और यहाँ पर उक्त और अनुक्त वाली बात, अभिहिते कर्मणि, ठीक है। और इस तरह से तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। यदि विद्वान लोग हों तो ऐसा ना सोचे कि उस चीज को यहाँ पर नहीं बताया है। मैंने केवल सरलीकरण के लिए इस तरह से थोड़ा मेहनत की है, तो उसको ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे साथ जो है मैंने पहले ही कह दिया, छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कृदंत का प्रयोग जैसे फिर से आ गया, ये अब यहाँ भी मैंने इसलिए फिर से कृदंत में जो है कर्मवाच्य किस तरह से परिवर्तित होता है, कृदंत वाक्य में एक ही वाक्य है, उसमें कर्मवाच्य में वाक्य कैसे परिवर्तित होते हैं। जैसे आप बनाएंगे यज्ञदत्तः वेदम पठति, ये बनाया था ना। अब इसी को कर्मवाच्य में बनाएंगे तो क्या होगा, यज्ञदत्तेन वेदः पठितः, पठितः वेदः, यज्ञदत्त द्वारा वेद पढ़ा गया। इसी तरह तवतु का यज्ञदत्तः वेदम पठितवान। इसी तरह क्षत्रिय में पठन यज्ञदत्तः वेदम पठति, पठमानः यज्ञदत्तः अस्ति, यज्ञदत्त पढ़ रहा है। ठीक है, तुम उनमें यज्ञदत्तः वेदम पठितुम इच्छति, यज्ञदत्त वेद पढ़ना चाहता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ी गणना भी कर दी है कि कुल 13 वाक्य बने, और सन्नंत रूप जो कि इच्छा का बोधक है, पिपठिष्यति वाक्य, यज्ञदत्तः वेदम पिपठिष्यति, यज्ञदत्त वेद पढ़ना चाहता है। इसको मिलाकर के 14 यहाँ तक, मतलब 14 प्रकार के वाक्य का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से अभी और एक आप देखेंगे कि कितनी बड़ी समृद्धता है हमारे यहाँ, न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है, जरा भी कृपणता नहीं है वाक्य को लेकर। और वाक्य को लेकर तो बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए गए हैं हमारे यहाँ पर, मतलब वैदिक परंपरा में, भारतीय प्राचीन परंपरा में। और ये नई शिक्षा नीति को लेकर के बात हो रही है, तो नई शिक्षा नीति में उसको सीखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इंग्लिश में एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, प्रोटोनियम्स ये सब होते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये सन्नंत, यंगंत, लुगंत अभी आपको सारे एक और चार्ट के द्वारा बताऊंगी मैं। तो ये यंगंत रूप बार बार करने की क्रिया है ना, पिपठ्यते वाक्य यज्ञदत्तः वेदम पिपठ्यते। देखिए मैंने एक ही तरह का वाक्य लिया है और उसी को बनाया। ये देख रहे हैं आप किस तरह से वही वाक्य बदलता जा रहा है। यज्ञदत्त 12 बार वेद पढ़ता है, तो ये 15वां वाक्य हुआ। 16वां वाक्य लुगंत और कृदंत विशेषण प्रयोगों का होगा। पठितः वेदः यज्ञदत्तेन श्रुतः, पढ़ा हुआ वेद यज्ञदत्त द्वारा सुना गया। वाक्य पठितवान यज्ञदत्तः वेदम पुनः पठति, पढ़ चुका यज्ञदत्त वेद को फिर से पढ़ता है। और यहाँ पर लेट लकार की तो बात मैंने की ही नहीं है, क्योंकि वो वेद विषय में हो जाता है। तो केवल लकारों में हमने लेट को छोड़ करके सारे लकार लिए हैं। और फिर उसके बाद कृदंतों के कुछ दिखाए हैं। अभी तद्धितांतों की तो मैं इसमें चर्चा कर ही नहीं पाऊंगी, है ना, क्योंकि उसके लिए अलग से समय चाहिए तद्धितार्थों को कहने के लिए। और ये केवल प्रक्रियाओं तक थोड़ा सा मैंने इसको लिया है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि है यहाँ पर 17वां वाक्य आपका बन रहा है भाव में प्रयोग, यज्ञ वाक्य है ना, यज्ञदत्तस्य वेद पाठ क्रियते, यज्ञदत्त के द्वारा वेद पाठ किया जा रहा है। तो यज्ञदत्त के द्वारा वेद पढ़ना है ना, वेद पढ़ना किया जाता है। तो यहाँ तक ये आपके 18 वाक्य बने।
अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी। माधव जी ने कहा था उपपद विभक्तियों को लेकर के बहुत विशेष चर्चा तो नहीं की है, मैंने टच ही किया है। और कभी अवसर मिलेगा तो अकेले द्वितीय विभक्ति पर ही इतना ज्यादा समझने का है कि जिंदगी निकल जाए तो भी मतलब वो होता है, क्योंकि हम प्रयोग नहीं करते इसलिए। यदि हम चाहेंगे तो द्वितीय का ही प्रयोग इतनी अच्छे से कर सकते हैं। नहीं, ये आगे बहुत बढ़ा दिया, सीता वाला नहीं। आप ये स्लाइड लीजिए 19वीं, है ना, उपपद। हाँ, उपपद समास प्रयोग से वाक्य, दो बार लिख गया, वेद पठन परः यज्ञ दत्त, है ना। तो यज्ञ दत्त वेद पढ़ने में संलग्न है ना। और फिर वाक्य है यज्ञ दत्त वेद पाठे रतः अस्ति। ठीक है, यज्ञ दत्त वेद पाठ में रत है। देखिए ना, आप एक ही वाक्य को केवल इतना बताना है यज्ञ दत्त वेद पढ़ता है, ऐसा ही कह के नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही नहीं हमारे यहाँ पर कादम्बरी लिख दी गई है, ऐसे ही नहीं हमारे यहाँ पर जो है वो शिशुपाल वध है, और जो जहाँ पर लच्छेदार जो साहित्यिक भाषा है, ऐसे प्रयोग करते थे। आज इनकी कमी होती जा रही है, हम भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे मुंह पर ये जो है चढ़ते नहीं है शब्द। ठीक है, तो यज्ञदत्त वेद पाठ में रत है। तो 20 वाक्य यहाँ तक आपके बनते हैं एक ही वाक्य के। अन्य रचनाएं, अन्य शैलियां, अविभाव, समास। अभी इसमें समास मैंने नहीं जोड़े, मैं कह रही थी ना तद्धितार्थ नहीं जोड़े, समास नहीं जोड़े। तद्धितार्थों को समासांत, समासों में समासांत को जोड़ करके भी वाक्य बनते हैं। ठीक है, संबंध। ठीक है, तो इस तरह से यज्ञदत्तः जैसे समास करेंगे ना अविभाव समास, तो पठित्वा यज्ञदत्त विश्रामम करोति, तो पढ़कर यज्ञदत्त विश्राम करता है। ठीक है, संबंध वाक्य यज्ञदत्तस्य वेद पाठ अद्भुतः अस्ति, इसमें संबंध दिखा दिया कि यज्ञदत्त का वेद पाठ अद्भुत है। तो यज्ञदत्त का जो वेद पाठ है वो किस प्रकार से उसका संबंध है वो भी यहाँ पर बता देते। इस तरह से अकेले यज्ञदत्त वेदम पठति के 22 वाक्य बन चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाक्य संरचना का अद्भुत कौशल आपके पास है, संस्कृतज्ञों के पास है, संस्कृत भाषा में है। ऐसा अनुपम विकास, ऐसा अनुपम सौंदर्य आपको मुझे नहीं लगता। अभी यहाँ पर समासों का प्रयोग और उपपद विभक्तियों का भी, जैसे उपपठति है ना, उपपद समासों का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं दिखाया, मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। आगे स्लाइड बढ़ा दीजिए। अब सीता संस्कृत गीतम गायति, इस एक वाक्य का प्रयोग आप देख सकते हैं किस प्रकार से है ना। आप देखिए, सीता संस्कृत गीत गाती है ना, इसको 22 प्रकार से यहाँ पर। हाँ मैम कंट्रीब्यूट करिए जो दूसरे जी जी वक्ता है ना। जी, हाँ जी हाँ जी, जी जी जी। तो मुझे लगता है कुछ मैं यहाँ पर आपके समक्ष यहाँ जो है इस तरह से कुछ बता पा रही हूँ, तो देख लेंगे, है ना। ये आपके समक्ष मैंने यहाँ 22 प्रकार के वाक्य बताए हैं। ठीक है, और एक ही वाक्य सीता संस्कृत गीत गाती है को, है ना, मैंने विविध प्रयोगों के माध्यम से आपके समक्ष स्थापित किया। आगे बढ़ा दीजिएगा स्लाइड को, देखते रहेंगे सब लोग। रमा गीता सुनती है ना, इसको भी मैंने कर्तृवाच्य में है, और इसको आपके समक्ष ना इसी वाक्य को जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनके साथ जोड़ करके बनाया है। द्विकर्मक धातुओं से किस प्रकार से जो है ये एक वाक्य को, मतलब कुछ तो लेना था, एक वाक्य अलग अलग वाक्य नहीं लिए, जिससे कि सरलता से याद हो जाए बच्चों को। द्विकर्मक धातुएं, एक रमा गीता के साथ सारी द्विकर्मक धातुएं जोड़ दी हैं। तो आप देखेंगे, रमा बालिकायै गीताम श्रावयति, रमा बालिकायै गीतां दर्शयति, रमा बालिकायै गीतां वदति, यहाँ पर जो दूसरा कर्म है ना, तो
है ना, सुनाना, दिखाना, पहुंचाना, है ना, ये सारे, ये क्या है, ये सारी द्विकर्मक धातुएं हैं, है ना, इनका प्रयोग किया है। तो ये देखेंगे आप, ठीक है। और इसी तरह प्रश्नवाचक वाच्य, है ना, वाक्य है, प्रश्न करते हैं कौन किसे, वो होते हैं। और बाकी तो आप जानते ही हैं, विशेष विशेषण का प्रयोग होता है, समासों में करते हैं तो उनका भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो बाकी बहुत आभार आप सभी का। इसमें कुछ अशुद्धियां भी रह गई होंगी और भी इसको सही करके बच्चों को देना होगा। तो माधव जी, मैं थोड़ा सा और इसको सही कर दूंगी, थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ और थोड़ा सा सुधार रहता है, क्योंकि जितने बार आप देखिए उतने बार सुधार की गुंजाइश रहती है। तो मेरा निवेदन है कि त्रुटियां जरूर रही होंगी, उनको छोड़ करके बच्चों के लिए आसान तरीके से यहाँ मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और शायद बच्चों को कुछ अच्छा लगा हो, जो बुरा ये लगा आपने मैम हो। बिल्कुल नया विषय, आपने बिल्कुल ये जो सन्नंत वाले प्रयोग है ना, इसको कोई डिस्कस नहीं करता, कोई उठाता ही नहीं। आपने बिल्कुल नया विषय उठाया है और इतने सारे एग्जाम्पल दिए और इतनी वैरायटी के प्रत्यय प्रयोग किए, तो ये भी ये हर अभी जगह तो सुनने को नहीं मिलता। तो अभी तो आप ये बहुत व्याकरण की थोड़े पंडित हैं, रह गए हैं, बहुत आपको थोड़े समय हैं भी ये। कर्म में काफी व्यस्त रहती है, तब भी आपने बहुत अच्छा। सर्वेश जी, आप सभी का धन्यवाद। मैडम, और मैं सभी आपको जो बहुत माता बहुत है धन्यवाद उनका भी। करता हूँ। बहुत बहुत आपको बधाई बहुत मैम, बहुत थैंक यू। धन्यवाद कि आपका जो व्याख्यान था, मैं बता रहा हूँ, इतना सरल है कि उसको विद्यार्थियों के मस्तिष्क में आसानी से प्रवेश हो सकता है। और एक ही वाक्य को चूंकि आप बार बार अनेक क्रियाओं के अनेक रूपों के साथ जोड़ रहे हैं, तो और भी सारग्राही है। तो आपका व्याख्यान बहुत ही विद्वत्तापूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही सरल गम्य है मस्तिष्क में। ये बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, जनरली विद्वान और विदुषी लोगों का व्याख्यान इतना कठिन होता है कि नए छात्रों के मस्तिष्क में प्रवेश ही नहीं कर पाता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे बीच में आज अगले वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही आचार्य जी। आचार्य डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही सर का मैं नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैं थोड़ा सा संक्षेप में आचार्य जी का परिचय करा दूं कि आचार्य जी जो है 14 वर्षों से अध्यापन कार्य में रत हैं। वर्तमान में आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस देवप्रयाग में आप कार्यरत हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपका जो इंटरेस्ट एरिया है इंडियन फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी है। और आप हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, राजस्थानी कई भाषाओं की आप मर्मज्ञ हैं। और बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं आपके पास। 20 से ऊपर आपके रिसर्च पेपर हैं, 5 से ऊपर आपकी पुस्तकें हैं। और आप वर्तमान में एक प्रोजेक्ट को भी जो है चला रहे हैं। और ट्रांसलेशन पर भी आपका अच्छा कार्य है। आचार्य जी, आपके बहुत सारे विद्यार्थी देश विदेश में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं और वर्तमान में राष्ट्र को और विदेश को भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आचार्य जी, इन्हीं शब्दों के साथ संक्षेप में आपका परिचय व्यक्त करते हुए, कराते हुए, मैं आपका नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आचार्य श्री सच्चिदानंद स्नेही सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। माधव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके द्वारा ये अवसर दिया गया है। और समय की वेला का ध्यान रखते हुए मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपने व्याख्यान को आरंभ करता हूँ। जैसा कि मुझे निर्देश मिला है, मुझे संस्कृत व्याकरण में लिंग ज्ञान इस विषय पर अपना व्याख्यान देना है। तो आप सभी लोग इस विषय से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत परिचित है, क्योंकि हम जब आरंभिक कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले वहीं पर हमें अ आ इ ई और ABCD सिखाने के बाद शब्द ज्ञान सिखाया जाता है। और उस शब्द ज्ञान भाषा के अनुरूप
होता है उस शब्द में कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है इत्यादि विषय व्याकरण के अंतर्गत आता है। आप सब लोग संस्कृत की व्याकरण परंपरा से भलीभांति परिचित हैं। ये त्रिमुनि व्याकरण परंपरा है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि मुनि त्रिमुनि कहे जाते हैं और इनके द्वारा उपदिष्ट जो वचन है उनको उपदेश कहा जाता है, उपदेशो आद्योच्चारणम। और ये जो परंपरा है वो पाणिनि के पूर्व भी थी और पाणिनि के अनंतर भी है। उसको हम पाणिनि पूर्व व्याकरण और पाणिनि के उत्तर व्याकरण इस रूप से जानते हैं। और सूत्र, भाष्य, वार्तिक, टीका और प्रकरण ग्रंथ ये संस्कृत के पठन परंपरा रही है। ये परंपरा प्राय सभी शास्त्रों में व्याकरण से ही आगे गई है। सभी जानते हैं कि सूत्र अल्पाक्षर होते हैं और असंदिग्ध होते हैं, सारवान होते हैं और उनकी व्याख्या करने के लिए हमें भाष्य की अपेक्षा होती है। तो पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपोत् समाधानम, षड्विधम व्याख्यानम स्मृतम, ये व्याकरण की परंपरा है। और सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदे सूत्रानुसार भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु। तो सूत्र के बाद आता है भाष्य और भाष्य के बाद आती है वार्तिक। तो भाष्य की व्याख्यान में जो कोई कमियां रही या उसमें कुछ विशेष जोड़ना है, अपडेशन करना है, तो उसको वार्तिककार ने अपडेट किया और उसका लक्षण बनाया। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणः। तो जहां पर पहले से बताए गए उक्त और अनुक्त दुरुक्त विषयों की चिंता होती है और उसमें कुछ अपेक्षित संशोधन होता है तो उसको हम वार्तिक के द्वारा जानते हैं। आपने सबने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित जी की पढ़ी होंगी या अष्टाध्यायी पाणिनि जी की देखी होगी। तो वहाँ इसी क्रम से चलता है। सूत्र आता है, फिर उसका जो है वार्तिक आता है, भाष्य आता है, फिर वार्तिक आता है, इस रूप से आता है। कहीं कहीं पर महाभाष्य आदि शैली से भी चलता है व्याख्यान, जो कि प्रौढ़ कक्षाओं में चलता है, प्रौढ़ मनोरमा महाभाष्य इस रूप से। पर आरंभिक कक्षाओं में लघु सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ये प्रचलित ग्रंथ है जो कि प्रक्रिया को बताते हैं। ये भूमिका में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विषय व्याकरण का है और इससे संबंधित विषय को थोड़ा बताना आवश्यक है। अब हम लिंग ज्ञान पर आते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये स्पष्ट है, इसमें कोई तो समस्या होती नहीं है। प्राय जो हम लोग लिंग की अवधारणा लेते हैं वो बायोलॉजिकल वे में लेते हैं या जीव विज्ञान से संबंधित होते हैं। तो वहां पर उस अध्ययन परंपरा से हमें स्पष्ट समझ में आता है कि एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है और इन दोनों से जो इतर है वो नपुंसक लिंग है। ये गुण जो है व्यक्ति वस्तु के सापेक्ष गुण होते हैं। वस्तु में जब जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये वस्तुओं में या जीवों में उसके विशिष्ट गुण लैंगिक या लैंगिक पहचान के द्वारा पहचाने जाते हैं। किंतु जो शब्द हैं उनमें जो लिंगों का निर्धारण है वो उपदेश परंपरा से है, आचार्यों के द्वारा पूर्व निर्धारित प्रयोगों और व्यवहार के द्वारा बताया जाता है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में एक श्लोक आता है शक्ति ग्रह के विषय में। शक्ति ग्रह तो व्याकरण उपमान कोश आप्त वाक्याद सानिध्य सिद्ध पदस्य धीरा विवृतेर वदंती, इस प्रकार से पंक्ति है। तो उसका तात्पर्य यह है
कि जो किसी शब्द का क्या अर्थ है, शब्द और अर्थ के संबंध को हम शक्ति कहते हैं, और शक्ति का ग्रहण हमें कहाँ से होगा, इस शब्द का क्या अर्थ है, ये शक्ति ग्रह उपाय से पता चलता है। तो शक्ति ग्रह उपाय कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके विषय में उन्होंने कहा है कि व्याकरण शास्त्र से प्राप्त होता है, कोश शास्त्र से प्राप्त होता है, सानिध्य या लोगों के लोक व्यवहार से भी प्राप्त होता है, और टीकाओं में विवृत्ति प्रयोग से भी प्राप्त होता है, वाक्य शेष प्रयोग से प्राप्त होता है। इस प्रकार से किसी शब्द का पुल्लिंग होगा, किसका नपुंसक लिंग होगा और किसी का स्त्रीलिंग होगा, ये निर्धारण है जो है कोश परंपरा, व्याकरण और आचार्यों के प्रयोग के अधीन है। तो पहले प्रयोग हुए हैं व्यवहार में, उसके बाद व्याकरण का विकास हुआ है उन प्रयोगों को साधित करते हुए। तो प्रयोग पहले है, व्यवहार पहले है, उसके बाद व्याकरण है। और जो शब्दों में लिंगों की व्यवस्था बताई गई है, वह व्यवस्था जरूरी नहीं है कि अर्थ में भी वैसी की वैसी ही हो। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण हम आगे देखेंगे। तो संस्कृत में 3 लिंग है और हिंदी में 2 ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वहां नपुंसक लिंग नहीं होता है। अंग्रेजी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुल्लिंग को हम लोग मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग को फेमिनाइन जेंडर कहते हैं और नपुंसक लिंग को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं या न्यूटर जेंडर भी कहते हैं। इस विषय में पाणिनि का एक सूत्र है, पुंसत्वम स्त्रीत्वम च नपुंसकत्वम च लिंगम, अष्टाध्यायी में पहले अध्याय के दूसरे पाद का 68वां सूत्र है। तो इसके द्वारा शब्दों में पुंसत्व, स्त्रीत्व और नपुंसकत्व ये तीनों प्राप्त होते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, विशेष रूप से जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जाते हैं वो नियम लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में स्त्री प्रत्यय प्रकरण करके एक प्रकरण है, वहां पर दर्शाया गया है। ये आप सिद्धांत कौमुदी देखेंगे, विशेष सूची देखेंगे तो वहां पर संधि और उसके बाद जो है पंच संधि के बाद ही अव्यय और उसके बाद ये स्त्री प्रत्यय प्रकरण प्राप्त होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई स्वरूप परिवर्तन नहीं होता है, वो स्थिर रहते हैं तीनों लिंगों में, वचन में। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम्। जैसे च, एव, ही ऐसे शब्द हैं जो जिनका व्यय उसमें कारक नहीं जुड़ता है, कोई विभक्ति विद्यमान है, स्थिर प्रयोग होता है उनका। ठीक है, ऐसे शब्द अवयव शब्द कहलाते हैं। ये तो आप थोड़ा बहुत परिचित हुए ही होंगे। अब हम लोग इस विषय पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं कि जो विषय है उसमें लिंग के निर्धारण के जो प्रकार है वो 3 प्रकार से हैं। एक रूपतः, यानी उसके स्वरूप से ही वो विद्यमान है। जैसे यदि शब्द अप्रत्यांत है, यदि शब्द इत्यन्तः भवति तर्हि स प्रायः पुल्लिंगः भवति, यथा रामः, देवः, बालकः। यदि शब्द आ, ई, उ इत्यन्तः तर्हि स स्त्रीलिंगः भवति, यथा सीता, गौरी, धेनु इत्यादि। यदि शब्दः म इत्यन्तः भवति तर्हि स नपुंसकलिंगः भवति, यथा फलम, जलम, वनम। प्राय जब संस्कृत क्षेत्र में बच्चा प्रवेश करता है तो इसी प्रकार की सामान्य अवधारणा से परिचित होता है कि जहाँ पर अ है और विसर्ग लगा है तो पुल्लिंग है, और ई, आ है, ई है, उ है तो स्त्रीलिंग है, और जहाँ पर म लगा हुआ है, अम प्रत्यय, जैसे फलम, जलम, वनम,
तो वो नपुंसकलिंग है। ठीक है, ये रूपतः यानी शब्द रूप के आधार पर इनका लिंग निर्धारण हुआ है। दूसरा है अर्थतः, जो शब्द पुरुषवाचक हैं वो पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं अर्थ के आधार पर, यानी जैसा अर्थ होगा वैसा ही उसका शब्द बनेगा। जैसे राजा, पुत्र, शिक्षक। और स्त्रीलिंग में उदाहरण देखेंगे तो माता, कन्या, नारी। ठीक है, और निर्जीव वस्तु के रूप में देखें तो इस श्रेणी में आते हैं वनम, तोय, तोयम, तोयनम, पुस्तकम इत्यादि। और तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मानव निर्मित जो रूप है उनसे प्रयोग के द्वारा साधित होते हैं। आप जानते ही होंगे कि जो स्त्री प्रत्यय प्रकरण है उसमें 9 स्त्री प्रत्ययों की व्यवस्था की गई है। टाप, डाब, चाप, गीप, ठीक है, और नीश, फिर नीन, उंग और ती। ठीक है, ये जो प्रत्ययों की व्यवस्था है ये स्त्री प्रत्यय प्रकरण में सूत्रों से प्राप्त हो रही है। और इनका कार्य क्या है? विभिन्न प्रकार के शब्दों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना। और उसमें क्या होता है, कोई एक व्याकरण नियम आता है जो कि अंत में जाकर शब्द में स्त्री प्रत्यय द्योतक शब्द को जोड़ देता है। अभी हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे। जैसे प्रसिद्धि उदाहरण है, अज से टाप प्रत्यय होने पर अजा बनता है। अज शब्द जो है यह पुल्लिंग में जो है बकरा, जिसको हम हिंदी में कहेंगे तो संस्कृत में बकरा से बकरी अगर स्त्री में बनाना है, अजा बनाना है तो टाप प्रत्यय लगकर बनता है। सूत्र अजाद्यत टाप है, अजादि गण में पठित जो प्रत्यय है उससे टाप प्रत्यय होता है, ऐसा वहां अर्थ आता है। ऐसे बहुत सारे शब्द है वहां पर, अजा, एड़, एड़ का या एड़ा, ठीक है, कोकिल से कोकिला, चटका, अश्वा, मूषिका, बाला, वत्सा, प्रिया, कांता, वृद्धा, दीना, अबला, सरला, चपला, निपुणा, कृष्णा, चतुरा, प्रथमा, मनोहरा, प्रतिकूला। तो इसमें सीधा आ जुड़ जाता है, ऐसे आ बन जाएगा। ये एक सीधा सीधा इसका अर्थ है। इन अकारांत शब्दों में टाप प्रत्यय लगता है। टाप में से अनुबंध लोप होने पर पकार की संज्ञा होकर वह चला जाता है, ट की भी संज्ञा होकर वह भी चला जाता है, आ बचता है और फिर वहां सवर्ण दीर्घ होकर जो है अजादि रूप बनते हैं, अजा, एड़ा, कोकिला आदि। ठीक है, तो ये टाप प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का एक उदाहरण है। फिर आगे हम देखते हैं तो ऐसे ही एक और नियम आ जाता है। अंत में यदि क हो और उसके पूर्व अ हो तो टाप लगने पर उस अ का ई हो जाता है। अब देखिए, जैसे कारक शब्द है तो कारक शब्द और कालिका, आपने दोनों ही शब्द सुने होंगे, बहुत फेमस है। कारक शब्द तो कारक प्रकरण में आता ही है व्याकरण में, और कारिका जैसे सांख्य कारिका आपने सुना हो, तो वहां पर क्या हो रहा है, टाप प्रत्यय तो लग रहा है तो कारका रूप नहीं बना है, कारिका बनेगा। क्यों बना? क्योंकि व्याकरण का वहां एक नियम है कि यदि अंत में क हो तो और उसके पूर्व अ हो तो टाप लगने पर उसके अ को ई हो जाता है। तो इसे ही वाचक से वाचिका, नायक से नायिका, गायक से गायिका, बालक से बालिका, दायक से दायिका आदि रूप बनेंगे। उपयुक्त सभी शब्द प्रत्यांत हैं। यदि कोई शब्द प्रत्यांत नहीं हो और उसके अंत में क रहे तथा उसके पूर्व अ हो तो ई नहीं होता है। जैसे कुछ उदाहरण है, शंख में टाप प्रत्यय लगने पर शंका बनता है, और चटक में टाप लगने पर चटका बनता है। तो उपत्यक टाप लगने पर उपत्यका बनता है।
तो यदि कोई शब्द प्रत्यांत नहीं है, यानी उसके अंत में प्रत्यय नहीं है, तो उसके अंत में फिर भी क हो, तो फिर उसमें अ को ई नहीं होता है। व्याकरण की यही शैली है। वहां पर एक सूत्र आता है, फिर उसका उदाहरण आता है, और फिर उस सूत्र का प्रति उदाहरण भी आ जाता है। फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो वहां वार्तिक के द्वारा उसकी पूर्ति करके कुछ नए उदाहरणों की सिद्धि भी कर दी जाती है। ये शैली आप सभी जगह देखेंगे, जहां जहां भी प्रयोग होते रहेंगे, वहां पर कारक प्रकरण आप पढ़ें, चाहे स्त्री प्रत्यय प्रकरण पढ़ें, तो वहां इसी प्रकार की शैली होगी। एक सूत्र आएगा, फिर उसका अर्थ आएगा, उसका एक उदाहरण आएगा, फिर अपवाद नियम के रूप में कोई वार्तिक आकर कुछ विशेष उदाहरण को सिद्ध करेगा। तो ऐसी ही शैली यहाँ पर हो रही है। सामान्य नियम तो था टाप प्रत्यय लगेगा, आ बनेगा। फिर एक नियम आया कि अंत में क हो, पूर्व में अ हो, तो जो है अ को ई हो जाएगा, जैसे कारक से कारिका, वाचक से वाचिका आदि। फिर एक नियम आया कि अगर शब्द में प्रत्यय अंत में नहीं जुड़ा है तो, और फिर भी क है, तो पूर्व आ को ई नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वैसे ही रहेगा, शंख से शंका, चटक से चटका, उपत्यक से उपत्यका। ठीक है। वहां आप देख रहे हैं स्लाइड में बहुत ज्यादा सामग्री नहीं, केवल मार्गदर्शक के रूप में ही है वो। बाकी जो आपको विशेष सामग्री मिलेगी, अगर मूल पंक्ति पढ़नी है तो सिद्धांत कौमुदी में और लघु सिद्धांत कौमुदी में स्त्री प्रत्यय प्रकरण में मिलेगी, और अगर उनका अनुवाद देखना है तो फिर सुगम अनुवाद चंद्रिका और बृहद अनुवाद चंद्रिका में लिंग प्रकरण में ये विषय दिए हुए हैं, जहां इनको सरलीकरण करके प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। अब ऐसे ही एक प्रत्यय है डाप। ठीक है, डाप में भी अशेष रहता है। ठीक है। तो मन्यंत शब्दों जैसे यामन, सीमन और बहुव्री समास से युक्त अनंत शब्दों जैसे बहुपर्वन, बहुयजवन, बहुराजन शब्दों में गीप न लगकर डाप प्रत्यय लगता है। अब ये कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि ये इसमें प्रमाण क्या है, कुछ सी शब्द में टाप लगेगा, किस में डाप लगेगा। तो ये आचार्य उपदेश ही प्रमाण है, सूत्र ही प्रमाण है, सूत्र परंपरा से प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये जो विषय है लिंग वाला, दिखने में सरल दिखता है बाहर से, लेकिन उतना ही तकनीकी है और कठिन हो जाता है। कहा गया है कि लिंग के विषय में कभी भी मोहित हो जाते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग में है, कौन सा नपुंसक लिंग है। सामान्य रूप नियम से अकार इकार आदि लगाने पर जो शब्द का रूप प्राप्त होता है उसके विशेष अपवाद भी हो जाते हैं, तो उसमें भ्रम होता है कभी कभी। जैसे आगे हम लोग देखेंगे कि पद्म शब्द है, तो पद्म शब्द अंत्याक्षर अ है, तो इस हिसाब से तो ये पुल्लिंग में होना चाहिए, लेकिन नपुंसक लिंग में हो जाता है। इसी प्रकार से दारा शब्द है, दारा शब्द को आप देखें तो ये पुल्लिंग में प्राप्त होता है, और ये किसके लिए हुआ बोध करा रहा है? स्त्री के लिए। ठीक है, तो दारा शब्द जो है वो स्त्री के लिए बोध कराने वाला शब्द है। ऐसे बहुत सारे अपवाद मिलेंगे आपको, जैसे तर्क संग्रह आप पढ़ते हैं तो वहां पर जल शब्द के लिए जो जलम आया वो तो सीधा ही नपुंसक लिंग है, लेकिन आपह अपह शब्द आया है, शीत स्पर्शवत्य अपह, शीत स्पर्शवत्य आपह जो प्रयोग हुआ है, तो वो नित्य स्त्री वचन है, स्त्रीलिंग में भी है और बहुवचनांत है, नित्य बहुवचनांत ही रहेगा वो। तो इस प्रकार से वहां प्रयोग है। जैसे वायु के लिए लक्षण आया, रूप रहित स्पर्शवान वायु। अब इसके लिए भ्रम होता है कि वायु किस लिंग में है। ठीक है, तो अगली जो पंक्ति आती है उसमें जो विशेषण प्रयोग हो रहा है उससे ज्ञान हो जाता है।
जैसे गंधवती पृथ्वी, या फिर कहा नित्या, सा नित्या नित्या। जब सा प्रयोग हो रहा है तो वो सा जो प्रयोग होता है, सा ते ता, प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होता है। तो इससे बोध हो जा रहा है कि पृथ्वी शब्द वहां पर स्त्रीलिंग में है। ठीक है। और वहां कुछ शब्द ऐसे भी है जिनका उभय रूप भी प्राप्त होता है। वहां ऊपर में आकाश है लिखा है, फिर लिखा है शब्द गुणकम आकाशम। तो इसका मतलब आकाश है प्रयोग भी सही है और आकाशम भी है सही है। तो दोनों ही प्रयोग प्राप्त होते हैं। आकाश फिर उभय लिंगी हो गया एक प्रकार से, यानी पुल्लिंग भी हो गया और नपुंसक लिंग भी हो गया। इसी प्रकार तट है, तटी, तटम, ये तीनों ही लिंगों में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, तो उसमें व्यवहार और आचार्य उपदेश ही प्रमाण होता है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, शब्द से लिंगम न तो वस्तु न है। वस्तु का कोई लिंग नहीं है, शब्द का लिंग है। ठीक है। वस्तु का लिंग कहाँ होता है? जहां संदर्भ जीव विज्ञान का है। ठीक है ना, वहां पर स्त्रीत्व और पुंसत्व के जो गौण लैंगिक लक्षण है उसमें वस्तु में लिंगत्व है। लेकिन यहाँ व्याकरण में जो प्रयोग हो रहा है तो उसमें शब्द में लिंग की बात हो रही है, वस्तु में लिंग की बात नहीं हो रही है सामान्य रूप से। कुछ विशेष अपवाद है तो बात अलग है, जैसा कि हमने अभी अर्थतः वाली स्थिति में देखा था। तो जैसे कन्या है, माता है, तो ये सो अर्थतः भी स्त्रीवाचक ही है। ठीक है। तो दूसरा प्रत्यय था वहां स्त्रीवाचक डाप। तीसरा प्रत्यय है चाप। चाप में आ शेष रहता है। जातिवाचक यंग प्रत्यांत शब्दों में चाप प्रत्यय लगता है, तथा सोवीर्य धन चाप, तो क्या बनेगा? सोवीर्या। आम्ब्यष्ट और चाप, ये इसमें बनेगा आम्ब्यष्ट। और इसी प्रकार वाराह्य, और इसमें चाप लगने पर वाराह्या, ये प्रयोग बनेगा। वस्तुतः ये सब प्रयोग वहां पर आपको सुगम अनुवाद चंद्रिका में दिए हुए हैं। मैं कोई अलग से अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये सब पुस्तक में ही दिया हुआ है, आप वहां देखेंगे तो मिल जाएगा। इसी प्रकार शकार के बाद में स्थित यह से अंत होने वाले शब्दों में भी चाप प्रत्यय लगता है। जैसे सार्कराक्ष, चाप होने पर सार्कराक्षा रूप बनता है, और गो कक्ष में चाप लगने पर गो कक्षा रूप बनता है। इसी प्रकार देवतावाची सूर्य शब्द से भी विकल्प से चाप होता है। कहीं कहीं पर तो ये नित्य होता है, कहीं पर विकल्प से होता है। विकल्प होने पर दोनों ही रूप बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य से चाप होने पर सूर्या बनेगा। ठीक है। विकल्प से दूसरा प्रत्यय गीस लगेगा। ठीक है। तो गीस के द्वारा सोरी, इस प्रकार का रूप भी बन सकता है। फिर अगला जो प्रत्यय है वो गीप प्रत्यय है। गीप का इकार शेष रहता है, और इसमें सूत्र अब देखेंगे तो मिल जाएगा, सिद्ध गौरादिभ्यश्च गीप, ऐसे कुछ करके सूत्र है। विकारांत और निकारांत जो शब्द है वो कर्तृ शब्द से बना है, तो उसमें गीप लग के कर्त्री। दातृ से गीप लगकर दात्री, और भर्तृ से गीप लगकर भर्त्री, धात्री से गीप लगकर धात्री। इस प्रकार से बहुत सारे प्रयोग वहां पर दिए हुए हैं। प्रसवित्रु से गीप लगकर प्रसवित्री। नकारांत के कुछ उदाहरण दे। तपस्विनी, मनोहर, प्रियवादिनी। इसी प्रकार टित, ड, अण, अय, द्वय सच,
मातृच, तयप, ठक, टय, क्वय, रप आदि प्रत्ययों से बने अकारांत शब्दों में गीप प्रत्यय लगता है। उदाहरण भी दिया है फिर एक एक करके। जैसे वनेचर से वनेचरी, टित टित का उदाहरण है ये। वेन तेय से वेन तेयी, गांगे से गांगेयी, सारमेय से सारमेयी, ये गीप का उदाहरण है। अण का उदाहरण प्रसिद्ध है कुंभकार। कुंभकार में गीप लगने पर कुंभकारी। और अय प्रत्यय का भी उदाहरण प्रसिद्ध है, तापस से तापसी। ठीक है। द्वय सच का जानु द्वय से गीप करके जानु द्वयसी। ठीक है। ददनय का जातु ददन से गीप लगने पर जातु ददन जातु दग्नि। और मात्र से जानु मात्र से गीप लगने पर जानु मात्री। ठीक है। ठक प्रत्यय का भी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, धार्मिक से धार्मिकी। ठय प्रत्यय का मासिक से मासिकी। व्याकरण जो है बहुत ही सूक्ष्म विषय है। ठीक है। और इसके से आप देखते हैं कि पानी में हम लोग लवण या शर्करा मिला दें तो पानी देखने पर कभी नहीं हमें पता चलेगा कि इसमें लवण मिला है कि शर्करा मिली हुई है। ठीक है। चखने पर ही पता चलेगा। वैसे ही जो प्रयोग होते हैं उसमें प्राय प्रत्यय का अकारांत या आकारांत कुछ अंश बचता है तो उससे थोड़ा अनुमान होता है, लेकिन वास्तव में वो प्रत्यय क्या है उसमें सूत्र ही प्रमाण होता है, सूत्र ही याद रखना पड़ता है। तो इसीलिए सूत्र याद करने पर, उदाहरण याद रखने पर ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार उकार लोप में भी जो है वतुप और मतुप और ऋकार लोप शत प्रत्यय वाले प्रत्ययों में से बने शब्दों में भी गीप प्रत्यय लगता है। जैसे श्रीमत से गीप लगने पर श्रीमती, बुद्धिमत से गीप लगने पर बुद्धिमती, ये मतुप प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है। पुत्रवत, ये वतुप का उदाहरण है, वतुप में गीप लगने पर पुत्रवती। बलवत, ये भी जो है वतुप प्रत्यय का ही उदाहरण है। हिंदी में भी फिर ये रूप ऐसे ही चले गए हैं, जैसे पुत्रवान, बलवान, ये जो रूप बनते हैं वहां पर, तो ये वतुप के ही उदाहरण है। ठीक है। स्त्री प्रत्यय प्रकरण पढ़ने में दो लाभ क्या है कि एक तो पूर्व प्रत्यय का ज्ञान होता है, फिर स्त्री प्रत्यय कौन सा उसमें आगे जुड़ रहा है उसका भी ज्ञान होता है, यानी प्रत्यय के आगे फिर एक प्रत्यय जुड़ रहा है। ठीक है ना। बलवत में वतुप जुड़ा, फिर गीप जुड़ा, तो फिर बलवती रूप बना। इसी प्रकार कुर्वती, ठीक है, विभर्ती, ठीक है, रुद से रुदती, इस प्रकार के रूप बनते हैं। बहुत सारे उदाहरण है। विशेष नियम यह है कि भवादि, दिवादि, चुरादि गण की धातुओं में सत्री प्रत्यय से बने शब्दों में गीप प्रत्यय लगाने पर बीच में नकार का आगम हो जाता है। यथा भवत से गीप लगने पर भवंती रूप बनता है, या गच्छत से गच्छन्ति बनता है। तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ विशेष नियम हो गया। प्रत्यय तो आया ही आया, उसके साथ में नकार का आगम भी होगा। ये भी व्याकरण के विशेष नियम है। आप लोगों को ये पता होगा कि जो है मित्रवद आगम होता है और शत्रुवद आदेश होता है। आदेश जो होता है वो हमेशा किसी को हटा करके उसके स्थान पर आकर बैठता है, और आगम का मतलब क्या होता है कि बिना किसी को हटाए हुए वह भी आकर संयोजित हो जाता है। जैसे ट्रेन में 10 डिब्बे जुड़े हों तो एक डिब्बा आकर और जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आदेश भाव से आया है तो फिर क्या होगा, वो डिब्बों की संख्या को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि एक डिब्बे को हटाकर उसके स्थान पर कोई दूसरा डिब्बा आएगा। जैसे खराब डिब्बे को हटा दिया तो नया दूसरा डिब्बा उसके आगे आकर जुड़ गया, तो वो स्थिति फिर आदेश की स्थिति है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक एक गण की धातु पर उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर सुगम अनुवाद चंद्रिका में। दिवादि गण में फिर दिव्यंती रूप बनता है, नश्यत से नश्यंती रूप बनता है, जीरियत से जीरियंती रूप बनता है,
फिर चुरादिकरण में जाएंगे तो चोरयंती रूप बनता है, चिंतयंती रूप बनता है, कथयंती रूप बनता है। ठीक है, ये स्त्री प्रत्यय के उदाहरण भी हैं। ठीक है, तुदंती रूप बनता है, दीर्घ इकारांत, तुदती भी रूप बनता है। विकल्प से हो रहा होगा नकार आदेश, इसीलिए नकार आगम, इसीलिए एक जगह तुदंती बना, एक जगह तुदती बना। इसी प्रकार इच्छत से नीप पर करने पर इच्छन्ति और इच्छति दोनों भी रूप बन रहे हैं। फिर अदादि गण में जो है रुदत से गीप लगने पर रुदंती, ठीक है, और रुदती दोनों भी रूप बनते हैं। ठीक है, ये दीर्घ इकार वाले रूप है। वैसे जो तिपादी प्रत्यय होते हैं तो उसमें तो रस विकार वाला रूप बनता है, जैसे पठती, लिखती। ठीक है, ये तो रुदती वो भी रूप है, पर वो उसका अर्थ है रोना। यहाँ पर दीर्घ इकारांत है तो फिर स्त्रीत्व द्योतक हो जा रहा है, ये बात ध्यान रखना है। और क्या होता है परीक्षाओं में कभी भी प्राय जो है साधारण दिखने वाला रूप नहीं पूछा जाता, बल्कि अपवाद ही पूछे जाते हैं। तो जैसे देवता शब्द है, अब देवता शब्द को देखने पर भ्रांति होती है कि क्या है ये, ठीक है। तो देवता शब्द देखने से हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो एक अलग लिंग में है और हिंदी में अलग लिंग में है। ठीक है, देवता शब्द जो है संस्कृत में स्त्रीलिंग में है, जबकि हिंदी में वो पुल्लिंग में है। मित्र शब्द संस्कृत में नपुंसक लिंग में है, जबकि हिंदी में ये शब्द पुल्लिंग में है। और अग्नि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार के जो अपवाद वाचक शब्द होते हैं और कहीं कहीं बहुप्रयोग सूचक भी होते हैं, जैसे भार्य शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है, दार शब्द पुल्लिंग में है और कलत्र शब्द नपुंसक लिंग में है, लेकिन तीनों भी जो है सभी स्त्रियों के बारे में ही प्रयोग हो रहे हैं। अर्थतः वह स्त्री बोधक ही है, पर उनकी प्रकृति से उनका प्रयोग जो है वो भार्य शब्द का स्त्रीलिंग में है, दार शब्द का पुल्लिंग में है, कलत्र का नपुंसक लिंग में है। अब ऐसा क्यों हो गया? तो अब इसका सीधा सा बात वही है कि जैसे अंग्रेजी में पीयूटी पुट और बीयूटी बट क्यों हो गया, तो इसका कोई उपाय कहा नहीं जा सकता, व्यवहार ही प्रमाण है। वैसे ही यहाँ पर त्रिमुनि परंपरा में जो आचार्यों का उपदेश है, जो जहाँ जिस प्रकार का व्यवहार प्रयोग हुआ है कोश में और प्रसिद्ध उदाहरणों में, व्याकरण के प्रयोग कहाँ होते हैं? साहित्य में। तो व्याकरण की प्रयोगशाला क्या है? साहित्य। जितना भी आप संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इनके प्रयोग मिलेंगे, चाहे वो फिर तर्क संग्रह हो, चाहे वो फिर कोई अभिज्ञान शाकुंतलम हो, कादम्बरी हो या गद्य हो, पद्य हो। जितने भी ये व्याकरण के शब्द हैं उनके ज्यादातर सबके प्रयोग कहाँ मिलेंगे? आपको साहित्य में मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही एक प्रत्यय ङीस, ङीस प्रत्यय इकारांत है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध है, जैसे नर्तक, खनिक, पथिक, एक सिद्ध गौरादिभ्य से एक सूत्र है, उससे गीस प्रत्यय होता है। तो नर्तक से नर्तकी, खनिक से खनिकी, ठीक है, पथिकी। ठीक है, फिर इसी प्रकार गोर से गोरी, मनुष्य से मनुष्य। ठीक है, श्रृंग, पिंगल, हय, गवय आदि के बाद गीस प्रत्यय लगता है, जैसे नर्तकी, खनकी, ठीक है, पथिकी, गोरी, सुंदरी, पितामही, ठीक है, मातामही, नटी, तरुणी, स्थली आदि जो है ये सब स्त्रीत्व द्योतक गीस प्रत्यय के कारण है। अब गीप का भी ई बसता है और गीस का भी ई बसता है, लेकिन स्थिति वही है कि पानी में घुलने के बाद में जो है चखने पर ही पता चलेगा कि लवण मिला है कि शर्करा मिली है। तो सूत्र याद है तो सूत्र के प्रयोग से पता चलेगा कि जो है
गीप लगा है या गीस लगा है, बाकी इकारांत तो उसमें एक जैसा ही बैठा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही जाति का बोध होने से जातिवाचक अकारांत शब्दों से भी गीस प्रत्यय लगता है तथा उन शब्दों में अंत्य आकार का लोप हो जाता है। यथा सिंह प्लस गीस, सिंहो। ठीक है, सॉरी, सिंह, सिंह प्लस गीस लगेगा तो सिंहो रूप बनाया है, हो सकता है कुछ अपवाद हो, वैसे सिंह ही होना चाहिए, इकारांत बचना चाहिए। मृग गीस से मृगी, व्याघ्र गीस से व्याघ्री, मानुष से मानुषी। मुझे लग रहा है ये कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है, सिंह से गीस लगने पर सिंहो रूप नहीं बनेगा, सिंह ही बनेगा। पुरुषवाचक शब्दों में जाया पत्नी अर्थ में गीस प्रत्यय लगता है। यथा शूद्रस्य जाया शूद्री, निषादस्य जाया निषादी, ब्राह्मणस्य जाया ब्राह्मणी आदि। किंतु वेश्य और क्षत्रिय शब्दों में पूर्वोक्त जाया अर्थ से में गीस लगने पर आनुक का आगम होता है। जैसे वेश्य से वेशी नहीं बनेगा, वेश्यायनी बनेगा। ठीक है। क्षत्रिय से क्षत्रियायणी बनेगा। फिर इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अक्ष यव यवन मातुल आचार्य आदि शब्दों से गीस प्रत्यय लगने पर पूर्व आनुक का आगम होता है। जैसे इंद्राणी, वरुणी, वरुणानी, भवानी, भव शब्द से गीस लगने पर भवानी। ठीक है। सर्व शब्द से गीस लगने पर सर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी, हिमानी, अरण्यानी, यवानी, यवनानी, मातुलानी, आचार्यायणी आदि। कर्ण पूर्व पद से युक्त क्रीत शब्दांत शब्दों से गीस प्रत्यय लगता है। यथा वस्त्र क्रीत, वस्त्रेण क्रीतः प्लस गीस लगा तो वस्त्र क्रीति। इस प्रकार वसन क्रीति, रथ क्रीति। ठीक है। बहुव्रीहि समास में अव्यववाचक अकारांत शब्दों से विकल्प से गीस प्रत्यय लगता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र इव मुखम यस्य, उससे गीस लगने पर चंद्रमुखी। पक्षांतर में टाप लगने पर चंद्रमुखा भी बनता है, लेकिन चंद्रमुखी प्रचलित रूप है, साहित्य में ज्यादा प्रयोग होता है। इसी प्रकार सुकेशी, ठीक है, कृषांगी, और ठीक है, मृदु गात्री। कुछ लोग आईकेएस में काम करना चाहते हैं तो फेमिनिज्म पर जो काम करते हैं तो उनके लिए स्त्री प्रत्यय प्रकरण में प्रचुर सामग्री है। ठीक है। महिलाओं के विषय में जैसे ये प्राय आरोप होता है ना संस्कृत में कि पुरुष प्रधान है और पुरुष के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन पुरुष को ही महत्व दिया गया है। लेकिन स्त्री प्रत्यय प्रकरण को पढ़ेंगे तो सब कुछ स्त्रियों का ही महत्व दिया गया है। वहां पर पूरा प्रकरण ही स्त्रियों का ही है, शब्दों का ही है, और उन शब्दों के अर्थ है, उनकी पूरी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और उसके अंतर्गत ही आईकेएस छिपा हुआ है, अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विशिष्ट लक्षण हैं जिनका व्यवहार में अभी भी उपयोग होता है, वो सारे शब्द छुपे हुए हैं उसमें, और वो अर्थ छिपे हुए हैं। और कोई सौंदर्य शास्त्र के दृष्टिकोण से काम करना चाहे तो जितने भी ये विशेषण दिए गए हैं वो भी इसमें उपयोगी होते हैं। जैसे सुकेशी, चंद्रमुखी, ठीक है, कृषांगा, ठीक है, मधुगात्री, मीठी गाना गाने वाली, मधु गाता, बिंबोष्टी, कोकिल कंठी। देखिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका कंठ कोयल जैसा हो। ठीक है। ऐसे कुछ कठोर शब्दों के प्रयोग भी हैं, जैसे सुपर्णखा, व्रजर्णखा, गोरमुखा, कालमुखा। गोरमुखा तो खैर अच्छा शब्द है। ठीक है। जिस शब्द का पूर्व पद दिशावाची हो उसमें गीस प्रत्यय लगता है। यथा प्रांगमुख तो प्रांगमुखी, प्रत्यंगमुखी, प्रत्यंगमुखी आदि। नासिका जो है उदर, ओष्ठ, जंघा, दंत, कर्ण, भृंग शब्दों के योग में विकल्प से गीस होता है। यथा
तुंग नासिकी, तुंग नासिका, दीर्घोदरी, दीर्घोदरा, विपुलोष्टि, विपुलोष्टः, सुदीर्घ करणी, सुदीर्घ कर्णा। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे वहां पर है, से पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल और बाल आदि उत्तर पदों से युक्त शब्दों में गीस प्रत्यय लगता है। यथा ओदन पाक से गीस लगने पर ओदन पाकी, साल पर्ण से साल पर्णी, शंख पुष्प से शंख पुष्पी। ये तो बहुत प्रयोग हो रहा है आजकल, आयुर्वेद के प्रचार ने बहुत इसको प्रचलित बना दिया है। ठीक है, सबको बुद्धि मेधा बढ़ानी है तो शंख पुष्पी का सेवन कर रहे हैं। दर्भ मूल, नीस प्रत्यय, दर्भ मूली। ठीक है। बहु आदि गण में पठित शब्दों से नीस प्रत्यय लगता है। यथा बहुनीस बहवी, लघुनीस लघवी, तनुनीस तन्वी। ये तन्वी भी बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, आपके विज्ञान शाकुंतलम में भी है इसका प्रयोग। ठीक है। नीन, अब देखिए नीन प्रत्यय में भी ई बच रहा है, तो श्रांगर आदि गण में पठित जातिवाचक शब्दों से नीन प्रत्यय लगता है। यथा श्रांगरव, नीन श्रांगरवी। इसी प्रकार गौतमी, आतिथेयी, आशोकेयी। ठीक है। व्याकरण बहुत सूक्ष्म विषय है, इसीलिए शिक्षा शास्त्री आदि की जो परीक्षाएं होती है उसमें भी प्रचुर मात्रा में व्याकरण पूछा जाता है, बल्कि 50% के लमसम प्रश्न व्याकरण से ही रहते हैं। क्योंकि जो भी कोई भी संस्कृत का विषय है वो सारा व्याकरण के अधीन ही है। व्याकरण से ही शब्द बोध होता है, शब्द बोध से ही फिर वाक्य बोध बनता है। तो वाक्यार्थ जानने के लिए फिर व्याकरण जानना जरूरी है, और व्याकरण में फिर क्या होता है, व्युत्पत्तियां जानना जरूरी होता है। व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ वहां पर अर्थ बहुलता को जन्म देते हैं, उसी से शास्त्रों का भी विकास होता है। नीन प्रत्यय लगने पर री और नर शब्दों में वृद्धि आदेश होता है। यथा, ये भी फेमस है, बहुत प्रयोग होता है। री शब्द से नीन लगकर और नरी नहीं बनेगा, नारी बनेगा। देखिए नारी क्यों बनना, उपदा में दीर्घ, उपदा में सॉरी शब्दों से वृद्धि आदेश हो जाता है। ठीक है, उपदा में वृद्धि आदेश हो रहा है तो आ को आ हो गया, तो नारी बन गया। उंग प्रत्यय, उंग प्रत्यय का प्रयोग भी होता ही है। जैसे मनुष्यवाचक उकारांत शब्दों में उंग प्रत्यय लगता है। यथा कुरु, उंग से कुरु, ये कद्रु, उंग से कद्रु, करकंदु आदि। फिर रज्जु आदि शब्दों में उंग प्रत्यय नहीं लगता है। यथा रज्जु। अब देखिए रज्जु शब्द में भ्रम हो जाता है कि ये स्त्री है कि पुल्लिंग है, तो ये स्त्री वाचक ही है। विधि शब्द में भी हो जाता है। ठीक है, भ्रम हो जाता है। तो विधि शब्द पुल्लिंग ही है, निधि शब्द भी पुल्लिंग है। एक शब्द प्रयोग होता है पीएचडी वालों के लिए, विद्या वारिधि, वहां भी भ्रम हो जाता है, तो वो भी पुल्लिंग ही है। उसमें भी ध्यान देना होगा। जो अपवाद सूचक होते हैं ना वही ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आकाश है, आप है, ठीक है, देवता, मित्र, अग्नि, दारा, विधि, निधि। विधि को देखने पर जो है भ्रम हो जाता है कि स्त्री में लिंग तो नहीं है, पर वस्तु तो ये पुल्लिंग है। यदि उपमा अर्थ में किसी शब्द का उत्तर पद उरु हो तो उसमें उंग प्रत्यय लगता है। जैसे रंभोरु, रंबे इव उरु यस्य, रंभोरु। इसी प्रकार करभोरु। यदि वाम आदि विशेषणों के बाद भी उरु शब्द हो तो उंग प्रत्यय लगता है। यथा वामोरु, ठीक है, सफोरु, संहितोरु, लक्षणों, लक्षणोरु। ती प्रत्यय भी है। ठीक है, युवन शब्द से प्रसिद्ध उदाहरण है युवती। रस, रस्व इकारांत है और विसर्ग लगा है, तो ये भी स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय ही है। ठीक है। संबंध वाचक शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द
अनियमित रूप से बनते हैं, यथा पति से पत्नी, पिता से माता, ससुर से श्वश्रु, ज्येष्ठ से ज्येष्ठानी। संबंध वाचक शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द अनियमित रूप से बनते हैं, मतलब कोई इसमें नियम नहीं है, कभी कभी बिना नियम के भी कार्य होते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग अपवाद कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, या बस ऐसा ही है, व्यवहार से ऐसे ही सिद्ध हो रहा है। अब पंख में उत्पन्न होने वाला जो है, बहुत सारे जीव कीट होते हैं, लेकिन उनको पंकज नहीं कहा जाता है, कमल को ही पंकज कहा जाता है। कोई कहेगा कि कमल को ही पंकज क्यों कह रहे हैं, मेंढक को क्यों नहीं कह रहे, मेंढक भी तो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। तो अब इसमें रूढ़ी प्रमाण है, रूढ़ हो गया है, ये पंकज शब्द जो है कमल के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है। उसी प्रकार से बिना किसी नियम के ही कोई कार्य व्यवहार से उसी में चला आ रहा है, तो वो वैसा ही माना जाता है। ठीक है, पति से पत्नी, पिता से माता, ससुर से श्वश्रु। ठीक है, निम्नलिखित 6 शब्द स्वयं स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अभी बात हुई थी बाय नेचर, बाय फॉर्म और बाय सफिक्स, 3 प्रकार से स्त्रीत्व का बोध होता है। तो नेचर से ही वो वैसे ही हैं। ठीक है, जैसे श्वश्रु स्वसा, ननांद्रु ननांदा, दुहितृ दुहिता, तिसरु तिस्रः, ये तीसरा भी स्त्रीत्व बोधक ही है। और ये बात ध्यान रखना कि जैसा विशेष्य होगा ना, वैसा ही विशेषण में भी लिंग प्रयोग होगा। अब सुंदरम फलम होगा या सुंदरम पुष्पम होगा, सुंदरी स्त्री होगा। ठीक है, तो प्रकार का प्रयोग ही होगा। ठीक है, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है, आपका हाँ वीडियो अच्छा, नहीं आ रहा हाँ बीच में कॉल आ गया था ना, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अच्छा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बताया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे और भी नियम हैं जो यहाँ पर बृहद अनुवाद चंद्रिका में दिए गए हैं। अब 1 घंटे का समय तो लगभग हो गया है, अगर इन नियमों को मैं दोहराऊं या बोलूंगा तो जी आधा सर, जी घंटा सर, कम से कम सर और कंक्लूड लगेगा। करना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा ठीक सर। है ना, तो मैं इन कंक्लूड करता हूँ। इसमें आजकल सबसे अच्छी सुविधा क्या है, संस्कृत डिक्शनरी है ऑनलाइन। तो वहां पर अगर किसी शब्द के बारे में आपको भ्रम हो रहा हो कि कौन सा शब्द किस लिंग में है, तो तुरंत ऑनलाइन संस्कृत डिक्शनरी को खोल लेंगे और उसमें देख लेंगे, वहां ब्रैकेट में लिखा रहता है। अगर पुल्लिंग होगा तो पू बिंदी लगा रहेगा। ठीक है, नपुंसकलिंग हो तो नपु बिंदी ऐसे लगा रहेगा, और स्त्रीलिंग में होगा तो स्त्री, इस प्रकार से बिंदी लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रयोग हैं, जो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और समय हो गया है, समय की मर्यादा, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। बाकी चीजें बहुत अच्छी अच्छी बताई हुई है यहाँ पर, जब इनको पढ़ते हैं ध्यान से तो बड़ा आनंद आता है। ठीक है, नहीं, बहुत सर आपने बारीक चीजें बताई, और ये जो हाँ, आपने तो ये बहुत में सारी चीजें बताया, हैं, अभी और भी है बहुत। ठीक अब है, समय की जैसे मर्यादा भी तो सर अब समय की बहुत सर। मर्यादा है, आप लोग थक भी गए हैं, दिन भर भी पड़े होंगे, फिर शाम को खेल कूद वीडियो सर किए आपका हैं। नहीं आ रहा, वीडियो वीडियो नहीं आ सर। रहा है? अच्छा अच्छा, 1 मिनट, एक कहाँ गया वीडियो? तो अब हाँ, आप सर आ रहा है। हाँ, वो खेल गया होगा। तो इस प्रकार की स्थिति है। बढ़िया बढ़िया रोचक यहाँ उदाहरण दिए हैं, इनसे बड़ा आनंद आया। नहीं सर, और बहुत अच्छे इतने सर आपने ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए, और सारे प्रत्यय जी, भी, स्त्री वाची प्रत्यय भी बता दिए, स्त्री वो प्रत्यय सिलेबस में प्रकरण था को तो लेकिन ये मैंने अच्छा। लगभग कैच कर लिया पूरा हाँ, एक किताब से। और इनको देखेंगे तो लगभग यहाँ देखिए, वृहद अनुवाद चंद्रिका में देखें तो 12 नियम पुल्लिंग के लिए दिए हैं और
स्त्रीलिंग के लिए 10 नियम फिर अलग दिए हैं, नपुंसक लिंग के लिए तकरीबन 15 नियम और दिए हैं। फिर स्त्री प्रत्यय प्रकरण को इन्होंने सूत्रार्थ पूर्वक बताया है वहां पर और अच्छी से, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, और इसमें शब्द रूप भी प्रमाण होते हैं, ठीक है ना। जो शब्द रूप चलते हैं ना, राम शब्द, रमा शब्द, नदी शब्द, हरि शब्द, ठीक है, या इदम शब्द, या ठीक है, तो उसके रूप से भी बोध हो जाता है कि ये किस अर्थ में है, और प्रयोग करने से, अभ्यास करने से धीरे धीरे चीजें पता चलती जाती हैं, ठीक है। इतना ही कहकर मैं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा व्याख्यान रहा सर। प्रणाम सर, आज आपने अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उपाचार्य प्रोफेसर श्री सच्चिदानंद स्नेही सर का, जिन्होंने स्त्री प्रत्ययों पर अपना जो विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दिया वो बहुत ही सरल था, बहुत ही सारग्राही था और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपादेय था। और अभी लास्ट 2 मिनट तक 111 लोग जुड़े हुए थे, ठीक है, और अच्छा, बहुत बढ़िया, धैर्य पूर्वक सुन रहे थे। अभी भी 99 है, अभी भी 99 है, ठीक है। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे टीआईसी प्रोफेसर माधव गोपाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझे जो है आज एंकरिंग का अवसर प्रदान किया। प्रोफेसर करुणा आर्या मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, सच्चिदानंद स्नेही, प्रोफेसर सच्चिदानंद स्नेही सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जितने भी विद्वत गण जुड़े हुए हैं, छात्रगण जुड़े हुए हैं, उनके धैर्य को मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ अब मैं शांति पाठ करूंगा और शांति पाठ के साथ आज की यह कार्यशाला यहीं पर संपन्न होगी। कल फिर मिलेंगे हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरिव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, प्रणाम, गम्यताम पुनर्दर्शनाय। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सर्वेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने मंच का संचालन किया। सर आशीर्वाद सर आपका। हमारे दोनों वक्ताओं ने बहुत गंभीर विषय उठाए। धन्यवाद। ये सर ऐसे विषय हैं जो जल्दी कोई वक्ता टच नहीं करता। आप लोगों ने शायद ही कभी लिंग पर 1 घंटे का व्याख्यान कहीं सुना हो, जितने लोग जुड़े हुए हैं, और शायद ही सन्नंत धातुओं का जो वक्ताओं से जो मन पढ़ाया उन्होंने, सन्नंत धातु में कितने प्रत्यय, जो करुणा आर्या मैडम थी वो पूरा उनको ला करके कितनी स्लाइड्स उन्होंने बनाई थी। तो ये बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था हम सब के लिए। और आचार्य जी ने लास्ट में बताया कि ये जो लिंग का जो प्रकरण है बड़ा क्लिष्ट है, इसके लिए आप क्या करो, हमेशा डिक्शनरी देखो। जब भी कोई नया शब्द आपकी लाइफ में आए तो उसके लिंग पर संदेह करो कि इसका क्या लिंग होगा, और डिक्शनरी अवश्य देख लीजिए, जो आचार्य सच्चिदानंद स्नेही सर ने हमें सुझाव दिया। आप डिक्शनरी देख लोगे, उसमें लिखा हुआ रहता है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। और कई बार डिक्शनरी देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा कि ये किस लिंग का है, फिर आपको डिक्शनरी नहीं देखना पड़ेगा, फिर आप खुद गुरु हो जाओगे। तो ये एक उपाय है। तो हम दोनों आचार्यों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं, डॉक्टर करुणा आर्य मैडम और डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही सर के प्रति। आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमें हमेशा ही ऐसे ही प्राप्त होता रहे, और पुनः आप हमारे कार्यक्रमों में शामिल हों, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद कर ही दिया है सर्वेश जी ने, पुनः पुनः आपका धन्यवाद है। फिर हम कल मिलते हैं।
थैंक यू, शुभ रात्रि। सर को